क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया के लिए जहां हर लफ्ज में जादू है, हर कहानी में राज है। मैं लाया हूं आपके लिए कमाल की ऑडियो बुक्स। तो इंतजार किस बात का, प्ले दबाइए। ये कहानी शुरू होती है एक रीबर्थ गर्ल के रिवेंज से। अगर आपको ये नॉवल पसंद आए तो कमेंट करें। उनके दूसरी तरफ झाओ युफेंग ने बगल में बैठी खूबसूरत लड़की द्वारा दी गई शराब पीकर खत्म की थी। ये देखकर कि उसके अधीनस्थ का फोन है, उसने बेसब्री से फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से अधीनस्थ की दबी हुई और क्षमा प्रार्थी आवाज सुनकर वह और भी ज्यादा भौहें चढ़ाने लगा और मन ही मन उस आदमी को बेकार समझने लगा। ये लोग कई दिनों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे वू जियानिंग जैसी छोटी बच्ची को भी मना नहीं पाए। वे सरासर अक्षम थे। कुछ समय पहले उनकी मंगेतर हे किंग ने पहली बार उनसे मिलने की पहल की थी। हे किंग का रवैया पहले से कहीं अधिक सौम्य था। उसने अपना सामान्य तिरस्कारपूर्ण रवैया छोड़ दिया और थोड़ी झिझक के साथ उसे एक रहस्य बताया। इसे सुनने के बाद झाओ युफेंग को एहसास हुआ कि हे यू का गायब होना वास्तव में हे किंग से संबंधित था। पता चला कि हे किंग ने हे यू को शिया शिगे को सबक सिखाने के लिए कहा था, जिसके कारण हे यू गायब हो गया। कई तूफानों का सामना कर चुके झाओ फेंग भी एक पल के लिए अवाक रह गए कि क्या कहें। शुरू में उसे लगा कि उसकी मंगेतर एक मूर्ख है जिसमें बुद्धि या भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी है, उसका स्वभाव खराब है और वह किसी काम की नहीं है। लेकिन अब उसे लगने लगा कि हे किंग में कुछ बुद्धि तो हो सकती है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं। वह चालाक है, वह इतनी मुसीबत खड़ी कर सकती है और मुसीबत खड़ी करने के बाद वू जियानिंग और शिया शिगे नाम के दो छिपे हुए खतरों को पीछे छोड़ सकती है। चाहे आप उसे मूर्ख कहें, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने के बाद भी वह हे हांगकुन से इसे छुपाना जानती थी और वह खुद से मदद मांगना भी जानती थी। चौंकने के बाद झाओ युफेंग को लगा कि हे किंग ने अच्छा काम किया है। अगर हे यू रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हुआ होता तो हे हांगकुन ने अपने दामाद को इतने सारे व्यापारिक अवसर नहीं दिए होते। झाओ युफेंग जानता था कि उसके और हे किंग के हित एक जैसे हैं और वह हे परिवार में वंश बढ़ाने के लिए हे किंग पर निर्भर रहना चाहता था। अगर हे यू के व्यवहार के कारण हे हांगकुन हे किंग से नाराज हो जाता तो यह उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए चाहे वह हे किंग से कितनी भी नफरत करता हो, उसे इस मामले से निपटने में हे किंग की मदद करनी ही थी। हे किंग ने कहा कि उस समय उसने वू जियानिंग के माध्यम से जिया शिगे से संपर्क किया था, इसलिए जिया शिगे और वू जियानिंग ये दो छिपे हुए खतरे छोड़े नहीं जा सकते थे। उस समय हे किंग ने झाओ युफेंग से कहा था कि उन्हें बस जिया शिगे और वू जियानिंग को बुलाना है, एक वीडियो बनाना है और उनके खिलाफ कुछ सबूत जमा करने हैं। यह सुनकर झाओ युफेंग को यह बात हास्यास्पद लगी। ये एक सबूत के तौर पर वीडियो बनाना क्या है? क्या यह बचकाना नहीं है? ये तो सिर्फ प्राथमिक विद्यालय के बच्चे ही दूसरों को धमकाने के लिए करते हैं। झाओ फेंग जैसे असली सीनियर तो कभी ऐसा नहीं करेंगे। झाओ युफेंग ने किसी को जांच करने के लिए कहा। यह वो जियानिंग थी जिसका नाम बदलकर अब जिया जियानिंग कर दिया गया था। उसके पिता जिया गुआकांग नाम के एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे। शिया गुआकांग कई वर्षों से इस व्यवस्था में काम कर रहा था, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिली थी। कुछ साल पहले उसकी पत्नी का निधन हो गया और उसने जल्दी ही एक नई पत्नी से शादी कर ली, जो एक साधारण वेतनभोगी परिवार से थी। जब से जिया गुआकांग की नई पत्नी परिवार में आई, तब से उसे अपनी बेटी वू जियानिंग की कोई परवाह नहीं रही। उसकी बेटी इतने लंबे समय से लापता थी, लेकिन उसने पुलिस में इसकी सूचना तक नहीं दी थी। शिया शिगे का परिवार तो और भी साधारण था। उसके माता पिता सभी ग्रामीण इलाकों से थे। सौभाग्य से उन्होंने प्राकृतिक आपदा से पहले एक सुपरमार्केट खरीद लिया था। आपदा के बाद वे सामग्री प्रबंधक बन गए, जिसे व्यवस्था में एक सामान्य पद माना जाता था। लेकिन बस इतना ही। झाओ युफेंग ने पहले शिया शिगे को इसलिए नहीं छुआ था क्योंकि वह शेन जिहुआई का एहसान चुकाना चाहता था। अब जबकि शेन परिवार ने झाओ से अपना निवेश वापस ले लिया है, झाओ युफेंग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। इन दोनों व्यक्तियों की पहचान और पृष्ठभूमि इतनी साधारण है कि झाओ युफेंग के पास उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित करने के कई तरीके हैं। आजकल दुनिया इतनी अराजक हो गई है कि दो साधारण युवा लड़कियों का लापता हो जाना आम बात हो गई है और पुलिस इसे संभाल नहीं पा रही है। तथाकथित वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की तुलना में झाओ युफेंग को लगा कि उन्हें चांगदाओ होटल में वेश्याओं के रूप में रखना, उन्हें होटल में रहने देना और ग्राहकों के साथ उनके शरीर को बेचने देना, और जब वे थक जाएं तो उन्हें अस्पताल ले जाना और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बेच देना बेहतर होगा। इस तरह यह माना जा सकता है कि उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन किया है। इसलिए उसने वू जियानिंग के घर के पास लोगों को घात लगाकर बैठने के लिए भेजा और जब वू जियानिंग बाहर गई तो उसका अपहरण कर लिया। लेकिन जिया शिगे इन दिनों घर पर ही रह रहा था, इसलिए उसे कार्रवाई करने का अवसर नहीं मिला। उसकी मूल योजना पहले वू जियानिंग को आत्मसमर्पण कराने की थी और फिर वू जियानिंग को जिया शिगे को बाहर निकालने के लिए राजी करने की थी। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि वू जियानिंग की देखभाल करने वाले सभी लोग निकम्मे होंगे, और वू जियानिंग ने सिर हिलाने से इनकार कर दिया। झाओ फेंग ने झुंझलाहट में अपनी भौहें सिकुड़ी, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, आप लोग पहले कोई रास्ता सोचिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे पहले अपनी चचेरी बहन को बुलाने दीजिए। जिया शिगे और तांग शिकी बाई युए को अस्पताल से छुट्टी दिलाने की व्यवस्था करने के लिए एक साथ अस्पताल आए। कुछ समय तक निगरानी और उपचार के बाद बाई यू के शरीर पर मौजूद खरोंचें पूरी तरह से ठीक हो गईं। अस्पताल के सभी डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बाई यू का कई बार खून का नमूना लिया और कई परीक्षण किए, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें कोई समस्या नहीं मिली। इसलिए वे इस स्थिति का श्रेय केवल बाई यू की उत्कृष्ट शारीरिक क्षमता और ईश्वर की कृपा को ही दे सकते थे। आखिरकार 7वीं मंजिल से गिरने के बाद वही तो बच गई थी। बाहरी चोटों के अलावा बाई यू की मनोवैज्ञानिक समस्याओं में भी काफी सुधार हुआ है और वह पहले की तरह हंसमुख व्यक्ति बन गया है। जब दोनों वार्ड में पहुंचे तब तक नस बाई यू का सामान पैक कर चुकी थी। शिया शिगे और तांग शिकी को अंदर आते देख बाई यू ने तुरंत एक कागज का टुकड़ा निकाला और उन्हें सौंप दिया। तांग शिकी ने कागज उठाया और उसे देखा और पता चला कि वह एक लिखित आईओयू कर्ज का वादा था। तांग शिकी और शिया शिगे ने एक दूसरे को देखा, दोनों ही असमंजस में थे। बाई यू ने उन दोनों को देखा और ईमानदारी से कहा, मुझे पता है कि आजकल निजी अस्पताल बहुत महंगे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप मेरा खर्च उठाने जा रहे हैं, लेकिन मैं बहुत चिंतित भी हूँ। मैं इस समय इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपको केवल एक ऋण पत्र लिख सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं आपको पैसे वापस करने की पूरी कोशिश करूंगा। यह सुनकर तांग शिकी ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने बाई यू को ऋण पत्र देते हुए कहा,
आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह बस एक छोटी सी मदद है। हम सब पड़ोसी हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आम लोगों की नजर में इस अस्पताल में भर्ती होने का खर्च बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन तांग शिकी के लिए यह पैसा कुछ भी नहीं है और उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसके अलावा बायू द्वारा इमारत से कूदकर आत्महत्या करने का तांग शिकी पर गहरा प्रभाव पड़ा। तांग शिकी के पिता के कई प्रेम संबंध थे, इसलिए वह इसी माहौल में पली बड़ी और इससे प्रभावित हुई। उसे हमेशा लगता था कि कई रिश्ते आपसी सहमति से बने थे और उनमें कोई दमन नहीं था। बायू के मामले के माध्यम से उन्हें पहली बार यह एहसास हुआ कि बायू जैसी एक साधारण लड़की के लिए केवल अफवाहें ही उसे मारने के लिए काफी थी और उनकी स्थिति उतनी आशावादी नहीं थी जितनी उन्होंने पहले सोची थी। तांग शिकी को ऐसा लग रहा था मानो वह पहले बादलों पर खड़ी होकर नीचे देख रही हो। अब जब वह बायू की मदद कर रही थी तो वह अपने अतीत के अहंकार का प्रायश्चित भी करना चाहती थी। हालांकि बायू ने हठपूर्वक ऋण पत्र तांग शिकी के हाथों में थमा दिया और जोर देकर कहा, बस इसे ले लो, अन्यथा मुझे वास्तव में चैन नहीं मिलेगा। तांग शिकी इनकार नहीं कर सका और उसे आईओयू स्वीकार करना पड़ा। तांग शिकी को आईओयू स्वीकार करते देख बायू को आखिरकार राहत मिली और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने खुशी खुशी जिया शिगे और तांग शिकी को अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताना शुरू किया। चिंता मत करो, मैं पैसे जरूर वापस कर दूंगी। मैंने मन बना लिया है, वापस आने के बाद मैं प्रसारण जारी रखूंगा। इन दिनों मैं खाली बैठा था और इसे देखने के लिए अपने अकाउंट में लॉग इन नहीं किया। कई लोगों ने मुझे प्रोत्साहित करने के लिए संदेश भेजे हैं और कहा है कि मेरे वापस आने के बाद वे प्रसारण जारी रखेंगे। इसे एक तरह से वरदान ही माना जा सकता है। बायू के अकाउंट पर पहले कुछ हजार ही फॉलोअर्स थे, लेकिन इस घटना के बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में पहुंच गई। कई लोगों को उन पर दया आई और उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया। बायू की आवाज कोमल थी, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। उसने आगे कहा, हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत से लोग अंधकार से व्याकुल हो गए और मेरी तरह उन्होंने भी अपनी जान देने का फैसला किया। इस दौरान मैंने भी अस्पताल में मनोवैज्ञानिक उपचार करवाया। मैं अपने कुछ अनुभवों और मानसिक यात्रा को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं एक भावनात्मक सहारा हूँ। पहले जब मैं प्रसारण करती थी तो कई प्रशंसकों ने कहा था कि मैं दूसरों को सांत्वना देने में बहुत अच्छी हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं अपना योगदान देकर सभी को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करने में मदद करती रहूंगी। क्योंकि मैं एक बार मौत के मुंह से वापस आ चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आत्महत्या करने वाले कई लोग वास्तव में मरना नहीं चाहते। उन्हें बस किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उन्हें इस गहरे अंधकार से बाहर निकाल सके, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि मदद कैसे मांगनी है। शुरुआत में आप ही थे जिन्होंने आगे बढ़कर मुझे वापस खींचा। अब मैं आगे बढ़कर और लोगों को वापस खींचने के लिए तैयार हूँ। जिया शिगे ने यू की आंखों में चमक देखी और उसके प्रति थोड़ी प्रशंसा महसूस की। पहले तो जिया शिगे को बस यही लगा कि यह लड़की जिसने आत्महत्या करते समय हत्यारे को अपने साथ ले जाने का साहस किया, अपने पिछले जीवन में खुद जैसी ही थी। लेकिन अब जिया शिगे को लगता है कि यू उससे बेहतर है। एक समय यू को इंटरनेट पर दुर्भावना और द्वेष का सामना करना पड़ा था। इन दुर्भावनापूर्ण लोगों के दबाव में आकर उसने इमारत से कूदने का फैसला किया था, लेकिन अब भी वह इंटरनेट पर अजनबियों की मदद करने के लिए तैयार है। इसके बाद जिया शिगे ने कुछ चिंता व्यक्त करते हुए कहा, क्या आप लाइव प्रसारण जारी रखना चाहते हैं? शुरुआत में आपकी घटना ने इतना बवाल मचा दिया था, हो सकता है कि कई लोग इसका फायदा उठाकर हंगामा खड़ा कर दें। जिया शिगे ने भी उस समय चल रही टिप्पणियों को देखा। हालांकि अधिकांश इंटरनेट उपयोगकर्ता वियतनामी सरकार का समर्थन कर रहे थे, फिर भी कुछ लोगों ने इस मौके का फायदा उठाकर वियतनामी सरकार पर हमला किया। उनके इरादे नेक नहीं थे और वे माहौल को खराब करना चाहते थे। उन लोगों की नजर में एक छेड़छाड़ किया हुआ स्क्रीनशॉट उस पर कीचड़ उछालने के लिए काफी है, लेकिन एक लंबी आधिकारिक घोषणा उसका नाम साफ नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि पीड़ितों को अपूर्ण बताकर वे साइबर बुलिंग करने वाले अपराधियों की मदद करने के अपने बुरे कृत्यों को छिपा सकते हैं। इंटरनेट द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के कारण कई लोगों के दुर्भावनापूर्ण इरादे और भी अधिक बेईमान हो जाएंगे। यू ने हाल ही में मनोवैज्ञानिक उपचार करवाया था और जिया शिगे को डर था कि वे दुर्भावनापूर्ण टिप्पणियां यू को परेशान कर देंगी। ये सुनकर यू ने जवाब दिया, मैं डरती नहीं हूँ। इस समय मुझे और भी मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि मैं पीड़ितों को यह बताना चाहती हूँ कि बदनामी के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। अजनबी चाहे कितनी भी बदनामी करें, हमें अपनी जिंदगी नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे पता है कि कुछ लोग आकर मुझे डांटेंगे। जितना ज्यादा वे मुझे डांटेंगे उतना ही ज्यादा वे कहेंगे कि मेरा अस्तित्व उन्हें दुख पहुंचाता है। मैं एक बेहतर से बेहतर जीवन जीऊंगा। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि पार्टी बनाने और असंतुष्टों को दबाने के लिए उन्होंने अतीत में जो हथकंडे अपनाए थे वे अब कम कारगर साबित हो रहे हैं। अगर मैं डांट पड़ने के डर से पीछे हट जाऊं और जनमत को नियंत्रित करने का जिम्मा दूसरों को सौंप दूं, तो यह एक दुष्चक्र बन जाएगा। यू को जुझारू भावना से परिपूर्ण देखकर जिया शिगे और तांग शिकी को राहत मिली। जब उन तीनों ने अस्पताल से छुट्टी की औपचारिकताएं पूरी कर ली और अस्पताल से निकल रहे थे तो उनकी मुलाकात फिर से वू से हो गई। जिया शिगे को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पाया कि जब भी वह इस अस्पताल में आती थी उसकी मुलाकात डॉक्टर वू से हो जाती थी। यह तो कुछ ज्यादा ही संयोग था। वू ने सबसे पहले शिया यू की हालत पर चिंता जताई और अस्पताल से सफलतापूर्वक छुट्टी मिलने पर उन्हें बधाई दी। फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने जिया शिगे और तांग शिकी से पूछा, अगले महीने के अंत में हमारे परिवार की ओर से युनजियांग होटल की तीसरी मंजिल पर स्थित भोज का आयोजन किया जा रहा है। क्या आप दोनों महिलाएं इसमें शामिल होना चाहेंगी? ये सुनकर जिया शिगे दंग रह गए, लेकिन तांग शिकी को अचानक कुछ सूझा और उन्होंने पूछा, क्या यह आंटी पेई के अनुसंधान संस्थान का उत्सव समारोह है? वो मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस बार वो पेई ये अनुसंधान संस्थान ने सरकारी विभागों के साथ मिलकर ज्वालामुखी की राख के लिए एक विशेष दवा विकसित की, जो बहुत प्रभावी साबित हुई और कई रोगियों को श्वसन और फेफड़ों की समस्याओं से पीड़ित होने से बचाया। विशेष औषधि के सफल विकास का जश्न मनाने के लिए वो परिवार ने वो पेई के लिए एक भोज का आयोजन किया और संयोग से वू को 2 निमंत्रण मिले। तांग शिकी की बातें सुनने के बाद जिया शिगे को भी समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। ये सोचकर कि वह विशेष प्रभाव वाली दवाओं के अनुसंधान और विकास में भी योगदान दे सकता है, जिया शिगे थोड़ा उत्साहित महसूस करने लगा और सोचने लगा कि उसे इसमें भाग लेना चाहिए और एक यादगार अनुभव के रूप में इसे सहेज कर रखना चाहिए। इसलिए उसने और तांग शिकी ने एक दूसरे की ओर देखा, धन्यवाद कहा और वू का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जिया शिगे अस्पताल से घर लौटी तो दोपहर के भोजन का समय हो चुका था। हालांकि घर में दोपहर का भोजन करने वाले केवल 3 लोग ही थे, फिर भी दादी और दादी लियो ने भरपूर भोजन तैयार किया। खुशबूदार कमल की जड़ और सुअर की पसलियों का सूप गर्मा गर्म था और उसमें स्क्विड भी था। दादी की सब्जियों के साथ भुना हुआ सुअर का मांस और मिर्च वाला फ्राइड राइस भी बहुत स्वादिष्ट था।
जैसे ही उसने अपना खाना खत्म किया और आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटी, अचानक उसके मोबाइल फोन पर एक संदेश आया। शिया शिगे ने यूं ही टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक किया और पाया कि यह एक अज्ञात नंबर से भेजा गया था और मैसेज में एक वीडियो था। शिया शिगे ने धीरे से अपनी उंगली सरकाई और वीडियो पर क्लिक किया। तस्वीर थोड़ी हिली और अचानक स्क्रीन पर वू जियानिंग का चेहरा दिखाई दिया। शिया शिगे ने आश्चर्य से अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। वीडियो में रोशनी कम थी और पीछे लगी दीवार पर लगे लैंप की हल्की रोशनी भी उस क्षेत्र को मुश्किल से ही रोशन कर पा रही थी जहां वू जियानिंग मौजूद थे। वू जियानिंग की कमीज के कॉलर पर कुछ गीले निशान थे और उसकी कनपटी भी गीली थी। इस समय उसके माथे के बालों से पानी की बूंदें बहकर उसके माथे पर गिर रही थी, लेकिन मानो उसे इसका एहसास ही न हो। वू जियानिंग ने पहले 2 सेकंड तक कैमरे की ओर एक नीरस नजर से देखा, फिर जैसे उसे होश आया और उसने कुछ घबराहट भरी नजर से ऊपर देखा। फिर उसने थोड़ी कर्कश आवाज में कहा, चचेरे भाई बहन, मैं जियानिंग हूँ, मैं अभी घर से भाग रही हूँ, क्या आप लॉन्ग आइलैंड होटल आ सकते हैं? वू जियानिंग थोड़ी घबराई हुई लग रही थी और हकलाते हुए बोली, बहन कृपया मेरे पापा से संपर्क मत करना, मेरी पापा से लड़ाई हो गई है और मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैं कहाँ हूँ। मैं अभी होटल में अकेली हूँ और मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बहन क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के बाद जिया शिगे पूरी तरह से भ्रमित हो गई। आखिर चल क्या रहा था? जब शिया शिगे अभी भी असमंजस में थी, तभी एक और टेक्स्ट मैसेज आया। यह संदेश वो जियानिंग ने भेजा था। उसने बताया कि वह इस समय लॉन्ग आइलैंड होटल के कमरा नंबर 1108 में है और उसने अपने स्थान का पता भी दिया था। संदेश पढ़ने के बाद शिया शिगे ने भौहें चढ़ा ली। यह क्या बकवास है? मेरे परिवार और मेरे दूसरे चाचा के परिवार का आपस में कभी कोई संपर्क नहीं रहा। पिछली शादी की घटना के बाद तो दोनों परिवारों के बीच इस हद तक तनाव हो गया है कि उन्होंने एक दूसरे से कभी कोई संपर्क ही नहीं रखा। फिर अचानक वो जियानिंग ने मुझे होटल क्यों बुलाया? शिया शिगे असमंजस में पड़ गई और उसने सीधे उस नंबर पर कॉल किया जिससे टेक्स्ट मैसेज भेजा गया था। फोन काफी देर तक बजता रहा, लेकिन वो जियानिंग ने उसका जवाब नहीं दिया। शिया शिगे ने कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो जियानिंग ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फोन से एक प्रॉम्प्ट टोन आई जिसमें लिखा था, आपने जिस नंबर पर डायल किया है वह इस समय कनेक्ट नहीं हो सकता। शिया शिगे ने भौहें चढ़ाकर अपने फोन की ओर देखा। क्या वो जियानिंग ने उसे ब्लॉक कर दिया है? शिया शिगे और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। अगर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था तो उसने मुझे अपने घर आने के लिए क्यों कहा? फोन रखने के बाद जिया शिगे ने वो जियानिंग द्वारा भेजा गया वीडियो फिर से देखा। वीडियो में वो जियानिंग का चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होठों पर खून नहीं था और कैमरे की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी सी अपराधबोध की झलक थी। साथ ही न के बराबर दिखाई देने वाली घबराहट का भी संकेत था। वह बीच बीच में कैमरे से बाहर देखती रहती थी, मानो उसे किसी बात का डर हो। शिया शिगे ने चेन को देखा और उसे ऐसा नहीं लगा कि वह घर से भागकर आया है और उसे सांत्वना की जरूरत है। इसके अलावा वो जियानिंग का पालन पोषण शिया गुआकांग और वुमिन के हाथों में हुआ था। भला वह अपने माता पिता से इतना झगड़ा कैसे कर सकती थी कि घर से भाग जाए? शिया शिगे को आज भी याद है कि जब उनके गृहनगर में कब्रों को स्थानांतरित किया गया था तो शिया गुआकांग और वुमिन वो जियानिंग को वापस अनिवान गांव ले गए और वहां 2 दिन तक रहे। उस समय वो जियानिंग छोटी थी और पहली बार ग्रामीण इलाके में आई थी। उसे वहां के खान पान और कपड़ों की आदत नहीं थी। उसे ग्रामीण इलाकों के साधारण भोजन की आदत नहीं थी और वह क्रीम बिस्कुट खाने के लिए बेताब थी। ग्रामीण इलाकों की किराना दुकानों में इस तरह के बिस्कुट नहीं मिलते थे, इसलिए वो जियानिंग रोने लगी। वो जियानिंग को इतनी बुरी तरह रोते हुए देखकर भले ही देर हो चुकी थी और कोई बस नहीं थी, जिया गुआकांग ने वो जियानिंग के लिए इसे खरीदने के लिए पहाड़ी रास्तों पर दर्जनों मील पैदल चलकर गया। उस समय शिया शिगे छोटी थी और उसने पहले कभी क्रीम बिस्कुट नहीं खाए थे, इसलिए वह दरवाजे पर खड़ी होकर चुपचाप जिज्ञासावश देख रही थी। उसने देखा कि शिया गुआकांग और वुमिन ने वो जियानिंग को प्यार से अपनी बाहों में उठाया हुआ था। एक उसे क्रीम बिस्कुट खिला रहा था और दूसरा उसे पानी पिला रहा था। उस समय शिया शिगे को वो जियानिंग से बहुत ईर्ष्या थी। शिया गुआकांग और वुमिन अपनी उस लाडली बेटी को, जिसे उन्होंने बचपन से ही बहुत लाड प्यार दिया था, घर से भागने कैसे दे सकते थे? शिया शिगे असमंजस में थी। वीडियो से बाहर निकलने के बाद उसने वो जियानिंग द्वारा भेजे गए संदेश पर एक नजर डाली और फिर उसकी निगाहें लॉन्ग आइलैंड होटल शब्दों पर टिक गईं। यह फिर से लॉन्ग आइलैंड होटल है। शिया शिगे को अचानक याद आया कि सोंग युहान ने पहले फोन करते समय भी इस होटल का जिक्र किया था। सोंग युहान ने उस समय कहा था कि अगर उसने बात नहीं मानी तो वह उसे चांगदाओ होटल भेज देगा और उसने ये भी कहा था कि चांगदाओ होटल में लोगों को अनुशासित किया जाता है। शिया शिगे के हाथ में पकड़ा फोन धीरे धीरे कसता गया। अगर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो इस लॉन्ग आइलैंड होटल में कुछ न कुछ संदिग्ध धंधा जरूर चल रहा होगा। शिया शिगे ने इस बारे में सोचा और पाया कि उसे इस होटल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने अपने पिछले जीवन में कभी किसी को इस होटल का जिक्र करते नहीं सुना था। शिया शिगे केवल एक बिजनेस सर्च ऐप खोलकर लॉन्ग आइलैंड होटल का नाम खोज सकती थी। उसने कीमत का अनुसरण करते हुए अनहुई चांगदाओ होटल के कंपनी पेज को खोजा। कंपनी की इक्विटी संरचना में उसने झाओ कुंटाई नाम देखा। शिया शिगे ने एक बार फिर झाओ कुंटाई से संबंधित कंपनियों की खोज की और निश्चित रूप से उन्हें झाओ हुईफाई का नाम मिला। सब कुछ जुड़ा हुआ है। शिया शिगे ने सोचा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसे पहले हनहाई होटल में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। शायद इसलिए क्योंकि उसने पुलिस को फोन करके और घटना की सूचना देकर दुश्मन को सतर्क कर दिया था। झाओ और हे परिवारों को इस खबर की पहले से ही जानकारी मिल गई थी और उन्होंने अपने कुछ अवैध कारोबारों को हनहाई होटल से चांगदाओ होटल में स्थानांतरित कर दिया था। झाओ परिवार और हे परिवार को यह खबर पहले से कैसे पता चली? शिया शिगे को इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसने सोचा कि शायद दोनों परिवारों ने अपने आधिकारिक पदों पर गुप्त एजेंट रखे हुए थे। शिया शिगे ने वो जियानिंग द्वारा भेजे गए वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम फिर से देखा। उन्हें लगा कि वीडियो में वो जियानिंग का चेहरा अपनी बहन से सांत्वना मांगने वाली भागी हुई बहन जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह अपराधियों के साथ सहयोग करना चाहता हो और खुद को भी छुड़ाना चाहता हो। शिया शिगे ने ताना मारा। पहले वो जियानिंग ने हे किंग और हे यू के साथ मिलकर उसे गली में ले जाकर सबक सिखाने की कोशिश की थी। इस बार वो जियानिंग शायद घर से भागने का नाटक करके उसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी। शिया शिगे को वह घटना याद आई जब वह और हे किंग पहले हानहाई होटल में सहयोग से मिले थे। ऐसा लग रहा था कि उसने हे यू का जिक्र करके हे किंग को उकसाया था, इसलिए हे किंग भी वही चाल दोहराना चाहती थी। शिया शिगे ने तुरंत फोन खोला और 110 डायल किया, लेकिन जैसे ही वह कॉल बटन दबाने वाली थी वह फिर से हिचकिचा गई।
मैंने पहले भी पुलिस को हनहाई होटल के बारे में बताया था, लेकिन उसके बाद झाओ और हे परिवार तुरंत चांगदाओ होटल में चले गए। अगर मैं इस बार फिर से पुलिस को फोन करूं तो क्या झाओ हुईफेंग को पहले से खबर मिल जाएगी और वह भाग जाएगी? शिया शिगे ने आह भरी। ऐसा नहीं था कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं था, असल बात तो ये थी कि ये दोनों परिवार इस बात से भली भांति परिचित थे कि एक चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। इसके अलावा पिछले अनुभवों को देखते हुए उसे डर था कि इस बार पुलिस को बुलाने से दुश्मन सतर्क हो जाएगा। शिया शिगे ने अपने मन में उठ रहे सभी सवालों की जल्दी से समीक्षा की और अंत में उसने अपॉइंटमेंट के लिए लॉन्ग आइलैंड होटल जाने का फैसला किया। शिया शिगे ने अंतरिक्ष में मौजूद हथियारों को छांटा। धनुष, मोलोटोव कॉकटेल, स्मोक बम और अन्य चीजों के अलावा उसे एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी मिली। फिर वह नेविगेशन लोकेशन के अनुसार लॉन्ग आइलैंड होटल के लिए गाड़ी चलाकर गई। घंटे पहले वू जानिंग ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे में पहले से तैयार की गई पंक्तियों को बोलने के बाद कांपते हाथों से अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग बंद करें बटन दबाया। फिर उसने घबराते हुए फोन उस पीले बालों वाले आदमी को थमा दिया। उसे भयावह निगाहों से घूरते देख वह डर से अपनी गर्दन सिकोड़कर नजरें नीचे करके धीमी आवाज में बोली, कृपया क्या ये ठीक है? हुआंग माओ ने भौहें चढ़ाई, फोन उठाया और वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रभाव की जांच करने के लिए स्क्रीन को घूरने लगी। वू जानिंग चुपचाप जमीन पर दुबक कर बैठी रही, हुआंग माओ के वीडियो देखने का इंतजार करती रही और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। अभी अभी जब उसने ए द्वारा लाया गया सैंड वाइन केक खाकर खत्म किया और मधोशी में झपकी लेने ही वाली थी, तभी हुआंग माओ ने अचानक दरवाजा खोला और अंदर आ गई। हुआंग माओ के कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने जमीन पर लेटी हुई वू जियानिंग को एक चूजे की तरह उठाया और बिना कुछ कहे उसे कमरे से बाहर ले गया। वू जियानिंग को पीले बालों वाला आदमी पूरे रास्ते उठाकर ले गया और उसने सोचा कि आखिरकार लाडोंग अस्पताल में उसके अंगों को निकाल दिया जाएगा। वह इतनी भयभीत थी कि उसका पूरा शरीर जम गया, उसकी आंखें खौफ से अंधेरे गलियारे को घूर रही थी, वह एक भी आवाज निकालने में असमर्थ थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि हॉरर फिल्मों में अभिनेता हत्यारे का सामना करते समय क्यों खाली निगाहों से घूरते हैं। जब लोग अत्यधिक भयभीत होते हैं तो वे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ होते हैं। वू जियानिंग को ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो, उसका खून जम गया हो और उसका दिमाग सुन्न हो गया हो। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि हुआंग माओ उसे सीधे ऊपर एक और खाली कमरे में ले जाएगा। फिर हुआंग माओ ने वू जियानिंग को पानी का एक बर्तन दिया और उससे अपना चेहरा धोने को कहा। हुआंग माओ ने वू जियानिंग से कहा कि अगर वू जियानिंग वीडियो रिकॉर्ड करने में सहयोग करती है और अपनी चचेरी बहन जिया शिगे को धोखे से छुड़ाकर अदला बदली करवाती है तो वो उसे रिहा कर सकता है। वू जियानिंग ने हुआंग माओ की बातें असमंजस में सुनी, उसका दिमाग उन शब्दों से भरा हुआ था कि वे उसे जाने देने के लिए सहमत हो गए थे। आपदा से बच निकलने की खुशी अचानक वू जियानिंग पर हावी हो गई। उसने हुआंग माओ के निर्देशों का पालन किया और अपने चेहरे से तेल और धूल धो डाली। फिर उसने अपने शब्दों पर विचार किया और अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हुआंग माओ ने भौहें चढ़ाकर वीडियो को 2 बार देखा। उसे हमेशा लगता था कि वू जियानिंग का चेहरा स्वाभाविक नहीं था। झाओ हुईफेंग ने हुआंग माओ को विशेष रूप से ऐसा करने का निर्देश दिया था क्योंकि उसे डर था कि वह इसे बिगाड़ देगा। वह वास्तव में थोड़ा चिंतित था, इसलिए उसने एक और गंजे आदमी को बुलाया। पीले बालों वाले आदमी ने गंजे आदमी को फोन थमाते हुए घबराकर पूछा, भाई हान, कृपया मेरी मदद कीजिए। बॉस ने हमें खास तौर पर कहा है कि इस कुतिया को उसके चचेरे भाई को बहकाने दें, लेकिन ये कुतिया कैमरे के सामने बहुत घबरा रही है, क्या उसका चचेरा भाई उसकी चाल समझ जाएगा? उस गंजे आदमी ने, जिसे वह भाई हान कहता था, फोन उठाया और वीडियो देखा। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, वह बहुत घबराई हुई थी, वह न सिर्फ हकला रही थी बल्कि कैमरे की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस इधर उधर नजरें गड़ाए हुए थी। छी, क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? ये सुनकर हुआंग माओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह मुड़ा और वू जियानिंग के सामने खड़ा हो गया। उसने अपना पैर उठाया और वू जियानिंग के पेट में जोर से लात मारी और जोर जोर से गालियां देते हुए बोला, अरे कुतिया, क्या तूने जानबूझकर ऐसा रिकॉर्ड किया? क्या तू चाहती है कि तेरी चचेरी बहन को पता चले ताकि वह तेरे लिए पुलिस बुला ले? वू जियानिंग को पीले बालों वाले आदमी ने लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो किसी ने उसे चाकू से गोद दिया हो। वू जियानिंग को इतना दर्द हो रहा था कि वह गहरी सांस भी नहीं ले पा रही थी। वह बस एक झींगे की तरह जमीन पर सिकुड़ गई, अपने पेट को हाथों से ढक लिया और दांतों के बीच से दया की भीख मांगते हुए बोली, मैंने नहीं। भाई हान ने वू जियानिंग के पीले पड़े चेहरे को देखकर भौहें चढ़ाई। उन्होंने हुआंग माओ को सलाह दी, ठीक है, उसे फिर से रिकॉर्ड करने दो। भाई हान की बात सुनकर हुआंग माओ को भी एहसास हुआ कि व्यापार ज्यादा जरूरी है। उसने वू जियानिंग की ओर इशारा करते हुए डांटते हुए कहा, छोटी कुतिया, इधर आओ और फिर से रिकॉर्डिंग करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे कोई चाल चली तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दूंगा। ये सुनकर वू जियानिंग इतनी भयभीत हो गई कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसने पेट के दर्द को सहन किया, खुद को शांत किया और फिर से रिकॉर्डिंग की। वू जियानिंग के तीसरी बार रिकॉर्डिंग करने के बाद ही भाई हान ने संतोष से सिर हिलाया। हालांकि मैं अभी भी थोड़ा हकलाता हूँ, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हूँ। आखिर मैं घर से भागा हूँ, इसलिए थोड़ा घबराया हुआ और असहाय महसूस करना स्वाभाविक है। चलो अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये सुनकर हुआंग माओ ने तुरंत सिर हिलाया और भाई हान की प्रशंसा करते हुए कहा, धन्यवाद भाई हान, आप ही हैं जो इसे समझते हैं। मैं तुरंत उसकी चचेरी बहन को संदेश भेज दूंगी। जब भाई हान ने पीले बालों वाले लड़के की तारीफ सुनी तो उनके आमतौर पर ठंडे रहने वाले चेहरे पर अनजाने में गर्व की एक झलक दिखाई दी। हुआंग माओ ने उस आदमी के हाव भाव को गौर से देखा और भाई हान के चेहरे को ध्यान से परखा। उसने आगे कहा, भाई हान, आपको पता नहीं, ये छोटी कुतिया बहुत ही गुस्सैल है। इसे 1 हफ्ते से ज्यादा समय से बंद रखा गया है और फिर भी यह हार नहीं मान रही है। जब हम इसे अच्छी तरह से अनुशासित कर देंगे तब हम इसे सबसे पहले भाई हान के पास भेजेंगे। भाई हान काफी जवान दिख रहे थे और हालांकि उनका सिर मुंडा हुआ था, फिर भी यह स्पष्ट था कि उनका चेहरा आकर्षक था। हुआंग माओ की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। उसे अपने ही उम्र और स्वभाव की लड़की वू जियानिंग बहुत पसंद थी और सुनहरे बालों वाला लड़का भी उसकी पसंद का था। भाई हान को संतुष्ट देखकर हुआंग माओ ने संकोचपूर्वक उनसे आगे पूछा, भाई हान, अगर उसकी चचेरी बहन ना आए या उसकी चचेरी बहन उसके माता पिता को बता दे तो क्या होगा? मुझे डर है कि उन्हें पता चल जाएगा कि यह छोटी बच्ची गायब है और वे पुलिस को बुला लेंगे। हुआंग माओ को इस बात का यकीन नहीं था कि अगर यह वीडियो जारी हो गया तो इसके क्या परिणाम होंगे। उसे यह भी यकीन नहीं था कि जिया शिगे जाल में फंस जाएगी या नहीं। इस तरह की समझदारी के साथ थोड़ी सी भी सतर्क महिला जल्दबाजी में अकेले बाहर नहीं जाएगी।
इसके अलावा वू जियानिंग 1 सप्ताह से अधिक समय से लापता थी और उसे डर था कि वू जियानिंग का परिवार पुलिस को बुला सकता है। हुआंग माओ ने सोचा, आखिर भाई हान झाओ हुईफेंग के करीबी थे, इसलिए उन्हें पहले उनसे ईमानदारी से बात करनी चाहिए। अगर सच में कुछ हुआ भी तो उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। ये सुनकर भाई हान ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज में तिरस्कारपूर्वक कहा, इसकी रिपोर्ट करो। ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने इसकी जांच नहीं की है, लेकिन उन सभी को कुछ नहीं मिला। भाई हान की बातों से हुआंग माओ को राहत मिली। हुआंग माओ ने सिर हिलाकर उसकी चापलूसी की। तभी भाई हान ने आगे कहा, मुझे घर वापस जाना है, तुम इस तरफ कड़ी नजर रखना और इन लड़कियों को कुछ भी नहीं होने देना। फिर उसने पेट पकड़कर जमीन पर लेटी वू जियानिंग की ओर देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या आप इसे प्रशिक्षित कर सकती हैं? हुआंग माओ ने अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया, चिंता मत करो भाई हान, मैं यहाँ इस छोटी कुतिया को अच्छी तरह अनुशासित रखने के लिए हूँ। ये सभी छोटी कुतियाएं एक जैसी होती हैं, पहले तो बेताब होती हैं, लेकिन जब उन्हें मीठा स्वाद मिल जाता है तो वे मेहमानों के साथ जाने के लिए बेताब हो जाती हैं। ये सुनकर भाई हान ने सिर हिलाया और फिर कहा, आपको उनके प्रति अधिक नरमी बरतनी चाहिए। अगर वे टूटे फूटे हों तो आप मेहमानों का स्वागत कैसे करेंगे? हुआंग माओ ने जल्दी से सिर हिलाया, जी हाँ, चिंता मत करो भाई हान, इससे उनके स्वागत में देरी नहीं होगी और वे निश्चित रूप से भाई हान को खाना सही सलामत पहुंचा देंगे। ये सुनकर भाई हान ने सिर हिलाया, मुड़ा और बाहर चला गया। भाई हान के चले जाने के बाद पीले बालों वाले उस व्यक्ति का चेहरा तुरंत बदल गया, जो पहले सिर हिला रहा था और झुककर अभिवादन कर रहा था। वह उस दिशा में खिंचा चला गया जिधर भाई हान जा रहा था और बुदबुदाया, छोटे गोरे चेहरे वाले, तो दिन भर बस दिखावा ही करता रहता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे तुझे भाई कहने देने की? तू इतना छोटा है, कौन जाने हुक बेचकर ही तो तूने मालिक की तारीफ बटोरी है। हालांकि वह दूसरे व्यक्ति भाई हान से उम्र में बड़ा था, लेकिन उससे 12 साल छोटा था और उसके हाथ पैर पतले थे। वह एक ही मौके से उनमें से कई को गिरा सकता था। अगर झाओ हुईफेंग की उनके प्रति प्रशंसा न होती तो वह कभी भी इतने युवा व्यक्ति के सामने न झुकते। वू जियानिंग ने हुआंग माओ द्वारा लात मारे जाने पर अपने पेट को धंक लिया। कुछ भय के साथ हुआंग माओ की ओर देखा और धीमी आवाज में पूछा, मैंने वह सब किया जो आपने कहा था, क्या मैं अब जा सकती हूँ? ये सुनकर हुआंग माओ के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, यह वू जियानिंग कितनी मूर्ख और दुष्ट है कि उसने मेरी इस बकवास बात पर विश्वास कर लिया कि मैं उसे जाने दूंगा। जाना, काश। आपको पता है, लॉन्ग आइलैंड होटल में प्रवेश करने वाली कोई भी महिला कभी भी सही सलामत बाहर नहीं निकल सकती थी। हुआंग माओ मन ही मन खुद को कोस रहा था, लेकिन फिर भी उसने पहले वू जियानिंग को स्थिर करने की कोशिश की। आखिरकार उसे यह पक्का नहीं पता था कि जिया शिगे उसकी चाल में फंसेगा या नहीं, और शायद वह वू जियानिंग को अपने वश में कर ले। तो उसने ठंडी सी आवाज में कहा, मैं तुम्हें जाने दूंगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी बड़ी बहन आती है या नहीं, उसके आने पर ही तुम जा सकती हो। वू जियानिंग की चिंतित निगाहों को देखकर हुआंग माओ ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, यही रहो और इधर उधर मत भागो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाहर एक तेंदुआ है, अगर तुमने लापरवाही से बाहर भागने की हिम्मत की तो सावधान रहो, वह तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा और निकल जाएगा। हुआंग माओ की बातों की पुष्टि करते हुए बाहर से एक बिल्ली के गुर्राने की हल्की सी आवाज सुनाई दी, जिससे वू जियानिंग डर गया। हुआंग माओ के जाने के बाद वू जियानिंग को डर था कि तेंदुआ अंदर घुसकर उसे खा जाएगा, इसलिए उसने अपने पेट में हो रही तकलीफ को सहन किया और दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ पड़ी। फिर वह कमजोर पैरों से दरवाजे से नीचे उतर गई और उस छोटे से कमरे में अकेली स्तब्ध होकर बैठ गई। ये छोटा कमरा उस कमरे से बेहतर है जिसमें वू जियानिंग अभी रुकी थी। कम से कम इसमें 2 बिस्तर और एक अलमारी तो है। उसके पैर और पंजे कमजोर महसूस हो रहे थे और वह बड़ी मुश्किल से रेंगते हुए बिस्तर तक पहुंची। पेट में हो रही तकलीफ के कारण उसने अपना शरीर समेट लिया। वह करवट लेकर लेटी और झींगा मछली की तरह सिकुड़ गई। पिछले साल जो कुछ हुआ था उसे याद करते ही वह अनजाने में रोने लगी। पिछले साल भीषण गर्मी के दौरान उनकी जैविक मां वू मिन की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। शिया गुआकांग ने कहा कि यह उच्च तापमान के कारण हुई अंतर्निहित बीमारी की वजह से था, इसलिए उन्होंने वू मिन को शमशान घाट भेजा और जल्दी से उसका अंतिम संस्कार करके उसे दफना दिया। अपनी मां के देहांत के बाद वू जियानिंग अभी अपनी मां को खोने के शोक से उबर भी नहीं पाई थी कि उसके पिता जिया गुआकांग ने तुरंत ही बिजली की गति से 2 काम कर दिए। सबसे पहले वू जियानिंग का नाम बदलकर शिया जियानिंग करना था। वू जियानिंग के विरोध और असंतोष को नजरअंदाज करते हुए जिया गुआकांग ने उसे गंभीरता से कहा कि अब से उसे जिया जियानिंग ही कहा जाएगा और इस मामले पर बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह थी कि गुआन जिरुई नाम की एक महिला को वापस लाना था। शिया गुआकांग ने शिया जियानिंग से कहा कि अब से गुआन जिरुई उसकी नई मां है। गुआन जिरुई की खबर अचानक आई बिजली की तरह थी, जिसने जिया जियानिंग को चौंका दिया। वह इतनी सदमे में और दुखी थी कि उसकी सांसें रुक गईं। वू मिन का अभी निधन हुआ था और जिया जियानिंग को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी मां का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा हुआ था तब उसके पिता किसी दूसरी महिला को घर क्यों ला सकते थे। स्वर्ग में बैठी मां को यह देखकर कैसा लगेगा। इतना ही नहीं, गुआन जिरुई नाम की यह महिला जिया जियानिंग से केवल 7 साल बड़ी थी। जिया जियानिंग को तो यह भी नहीं पता था कि उसे कैसे संबोधित किया जाए। अपनी मां को खोने के दर्द में डूबी जिया जियानिंग का जिया गुआकांग से जबरदस्त झगड़ा हुआ। वह जिया गुआकांग से बार बार पूछती रही कि वह इतनी जल्दी किसी और की बाहों में क्यों मुड़ गया और क्या यह संभव है कि उसकी मां के लिए उसका पिछला प्यार सब झूठा था। शिया जियानिंग रोते हुए शिया गुआकांग से बोली कि वह गुआन जिरुई को कभी स्वीकार नहीं करेगी। जिया जियानिंग ने जिया गुआकांग को यह भी धमकी दी कि अगर जिया गुआकांग ने गुआन जिरुई से शादी करने की हिम्मत की तो वह जिया गुआकांग को अपने पिता के रूप में नहीं पहचान पाएगी। लेकिन शिया गुआकांग, जो हमेशा शिया जियानिंग के प्रति आज्ञाकारी रहा था, ने इस बार शिया जियानिंग की आपत्ति को नजरअंदाज कर दिया और दृढ़ निश्चय के साथ गुआन जिरुई से विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। शिया जियानिंग के शोरगुल का सामना करते हुए शिया गुआकांग शुरू में धैर्यपूर्वक उसे समझाने में सफल रहा। उसने जिया जियानिंग से कहा कि वह उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार करेगा और उसने गुआन जिरुई से इसलिए शादी की ताकि वह वू मिंटू की देखभाल कर सके। शिया जियानिंग ने तुरंत कहा कि उसे देखभाल की जरूरत नहीं है। उसने शिया गुआकांग से गुआन जिरुई को तुरंत तलाक देने और उसे घर से बाहर जाने देने के लिए कहा। शिया जियानिंग को हंगामा करते देख शिया गुआकांग धीरे धीरे अपना धैर्य खो बैठा। अंत में जिया गुआकांग ने गंभीर भाव से जिया जियानिंग से कहा कि उसे गुआन जिरुई को स्वीकार करना ही होगा। उसने शिया जियानिंग से यह भी कहा कि गुआन जिरुई कभी घर छोड़कर नहीं जाएगी और अब वही घर की मालकिन है। उसने शिया जियानिंग से कहा कि वह गुआन जिरुई का उतना ही सम्मान करे जितना वह वू मिन का करती है।
ये सुनकर श्रेया जियानिंग को गहरा सदमा लगा। वह 2 बार घर से भाग भी चुकी थी, लेकिन श्रेया गुआकांग ने उसकी बात अनसुनी कर दी। बाहर इतनी गर्मी थी और श्रेया जियानिंग के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए जब भी वह घर से भागती थी तो उसे शर्मिंदा होकर वापस लौटना पड़ता था। अपने माता पिता के प्यार के बिना जिया जियानिंग परिवार की छोटी राजकुमारी से परिवार में सबसे कम बोलने वाली व्यक्ति बन गई। कई रातों तक जिया जियानिंग कमरे में बैठकर अकेले रोती रही और दरवाजे के बाहर से जिया गुआकांग और गुआन जेरुई की प्यार भरी हंसी सुनती रही। उसे ऐसा लगा जैसे उसने न केवल अपनी मां को बल्कि अपने पिता को भी खो दिया हो। वह बेघर हो गई। गुआन जेरुई के लिए जब उनकी पहली शादी हुई थी तब वे श्रेया जियानिंग के प्रति काफी धैर्यवान थी। उन्होंने श्रेया जियानिंग का हाथ पकड़कर श्रेया गुआकांग से कहा था कि वे श्रेया जियानिंग को अपनी बेटी की तरह मानेंगी। उस समय जिया जियानिंग ने बस उपहास उड़ाया और उसका हाथ झटकते हुए उसे पाखंडी कहा। यह सुनकर वह क्रोधित नहीं हुई। इसके बजाय उसने जिया जियानिंग के लिए अलग अलग तरीकों से स्वादिष्ट भोजन पकाया और सीमित संसाधनों का उपयोग करके जिया जियानिंग के लिए दिन में 3 बार भोजन तैयार किया। काफी समय बाद श्रेया जियानिंग भी भावुक हो गई। जब वह अपने पूर्वाग्रह को त्यागने और यह स्वीकार करने ही वाली थी कि गुआन जेरुई परिवार का सदस्य बन गया है, तभी कुछ अप्रत्याशित घटना फिर से घटित हो गई। गुआन जेरुई ने जिया गुआकांग के लिए एक बेटे को जन्म दिया। श्रेया गुआकांग अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने बेटे का नाम श्रेया जिचेंग रखा। इसके बाद से जिया जियानिंग के प्रति गुआन जेरुई का रवैया बदल गया। वह समय समय पर जिया जियानिंग को काम करने का आदेश देने लगी, जैसे कपड़े धोना, फर्श पोंछना, दूध गर्म करना और जिया जिचेंग के लिए डायपर धोना। जिया जियानिंग असहमत थी, इसलिए गुआन जेरुई ने गुप्त रूप से जिया जियानिंग के लिए चीजें मुश्किल कर दी। श्रेया गुआकांग दोपहर के भोजन के लिए घर नहीं गया, इसलिए गुआन जेरुई ने जब दोपहर का भोजन बनाया तो उसने केवल अपने लिए चावल बनाए। जहां तक श्रेया जियानिंग के दोपहर के भोजन की बात है, उसने बचे हुए थोड़े से चावल और सैंड वाइन बिस्कुट को पीसकर पेस्ट बना दिया और उसे श्रेया जियानिंग को दे दिया। श्रेया जियानिंग इतनी गुस्से में थी कि वह श्रेया गुआकांग के पास गई, इस उम्मीद में कि श्रेया गुआकांग उसका साथ देगी। लेकिन जिया गुआकांग ने उसे अज्ञानी बताते हुए दोषी ठहराया और कहा कि वह अपने माता पिता की मुश्किलों को नहीं समझती। उन्होंने ये भी कहा कि अब परिवार में एक छोटा भाई है, इसलिए उन्हें पैसे बचाने की जरूरत है और उससे भी कुछ पैसे बचाने को कहा। श्रेया गुआकांग के समर्थन से गुआन जेरुई और भी अधिक निडर हो गई और उसने श्रेया जियानिंग को दोपहर का भोजन करने से भी मना कर दिया। जब रात का समय होता है और जिया जियानिंग को बहुत भूख लगती है तो वह बेतहाशा खाती है और गुआन जेरुई भी जिया गुआकांग पर उसके ज्यादा खाने को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करती है। जब भी श्रेया जियानिंग खंडन करना चाहती, श्रेया गुआकांग उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखती और कहती कि वह बिगड़ी हुई है। श्रेया जियानिंग अपने पिता की उस लालसा भरी नजर को सहन नहीं कर सकी, इसलिए वह केवल अपनी आंखों में आंसू लिए अपने गुस्से को पी गई। श्रेया जियानिंग कई महीनों तक इसी तरह रही, जब तक कि कुछ दिन पहले श्रेया गुआकांग की यूनिट के सहकर्मी उसके घर उसे मिलने नहीं आए। सहकर्मी ने जिया गुआकांग से मजाक में कहा कि उसने अपने बच्चे का नाम जिया जिचेंग रखा है। शायद वह ये कहना चाहता था कि आखिरकार कोई तो है जो पारिवारिक व्यवसाय को संभालेगा। श्रेया जियानिंग चुपचाप दरवाजे पर खड़ा होकर सुनता रहा। उसने श्रेया गुआकांग को अपने सहकर्मी को जवाब देते हुए सुना, हाँ। श्रेया गुआकांग ने यह भी कहा कि श्रेया जिचेंग उनका इकलौता बेटा था और उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि उन्होंने इतने साल सहन किए और अब आखिरकार उन्हें एक बच्चा मिला। श्रेया जियानिंग पर बिजली गिर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया गुआकांग इस तरह सोचेगा। तो फिर श्रेया गुआकांग के दिल में मेरी क्या अहमियत है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पिता ने वर्षों से मुझे जो प्यार दिखाया था वह सिर्फ एक दिखावा था? श्रेया जियानिंग तुरंत भड़क उठी और बाहर कूदकर श्रेया गुआकांग से जमकर भिड़ गई। हालांकि जिया गुआकांग को लगा कि जिया जियानिंग ने उसके सहकर्मियों के सामने उसकी बेइज्जती कर दी है, इसलिए उसने हाथ उठाकर जिया जियानिंग को जोर से थप्पड़ मारा और उसे अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहा। श्रेया जियानिंग को अपने चेहरे पर जलन महसूस हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे से कहीं ज्यादा उसके दिल में दर्द हो रहा था। अगले दिन उसने एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था कि वह घर से भाग जाएगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि बस्ती छोड़ते ही उसका अपहरण कर लिया जाएगा और उसे चांदाओ होटल ले जाया जाएगा। यह सोचकर श्रेया जियानिंग ने खुद को रजाई से ढक लिया और रोने लगी। अपहरणकर्ताओं द्वारा अपहरण किए जाने पर भी वह इतनी दुखी होकर नहीं रोई थी। वह सिसकते हुए फुसफुसाई, माँ कृपया मुझे बचा लो, अब सब लोग मुझे तंग कर रहे हैं। इस समय रात्रि के आकाश के नीचे जिया शिगे भी चांदाओ होटल के आसपास के क्षेत्र में गाड़ी चलाकर गए। जिया शिगे भी चांदाओ होटल के आसपास के इलाके में गाड़ी चलाकर गए। शहर के केंद्र में स्थित हनहाई होटल के विपरीत चांदाओ होटल अधिक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है। श्रेया शिगे ने होटल के पास एक सुनसान गली में कार खड़ी कर दी। ये देखकर कि आसपास कोई कैमरा नहीं है, उसने कार को उस जगह पर पार्क कर दिया। उसने छिटपुट स्ट्रीट लैंप की रोशनी में होटल के चारों ओर देखा और सोचा कि यह जगह हनहाई होटल की तुलना में अवैध गतिविधियों के लिए अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। लॉन्ग आइलैंड होटल के आसपास कोई ऊंची इमारत न होने के कारण पूरा होटल अंधेरे में डूबा रहता है। सन्नाटे और अंधेरे को तोड़ने वाली एकमात्र चीज होटल की खिड़कियों से छनकर आने वाली हल्की रोशनी है। श्रेया शिगे ने गहरी सांस ली और लॉन्ग आइलैंड होटल की ओर चल पड़ी। वह रास्ते में चलते हुए सोच रही थी। रास्ते में उसे 2 समूहों के लोग मिले जिन्होंने उसकी कार रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। हाल ही में लगातार हो रही अपहरण की घटनाओं के बारे में सोचते हुए जिया शिगे ने सोचा कि अगर वह अपहरणकर्ता होती तो वह निश्चित रूप से इस दूरदराज के होटल को नहीं छोड़ती। लेकिन रास्ते में उसे अपहरणकर्ताओं जैसे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे ही वे लॉन्ग आइलैंड होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तेज रोशनी ने जिया शिगे की आंखों को चकाचौंध कर दिया। उसने अपने विचारों को दबाते हुए सीधे अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वह होटल की लॉबी के पास पहुंचा, सूट पहने एक रिसेप्शनिस्ट ने उसका स्वागत किया। उसने जिया शिगे के साफ सुथरे कपड़ों पर एक नजर डाली और उससे पूछा, माफ कीजिए, क्या आप चेक इन कर रहे हैं? श्रेया शिगे ने जवाब दिया, नहीं, मेरी चचेरी बहन ने मुझे 11:08 बजे उससे मिलने के लिए कहा था। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट की मुस्कान गायब हो गई और फिर उसने जिया शिगे की ओर अजीब भाव से देखा और पूछा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? श्रेया शिगे ने उत्तर दिया, मेरा उपनाम श्रेया है। रिसेप्शनिस्ट अचंभित रह गया और एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया और जिया शिगे से विनम्रतापूर्वक कहा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं जाकर 1108 नंबर पर ग्राहक को सूचित कर देता हूँ। फिर वह मुड़ा और चला गया। श्रेया शिगे होटल की लॉबी में सोफे तक चलकर गई और बैठ गई और चुपचाप होटल की लॉबी में आने जाने वाले लोगों को देखने लगी। फिलहाल इस होटल में कुछ भी असामान्य नहीं लगता है। अचानक उसने देखा कि सोफे के सामने वाला लिफ्ट का दरवाजा खुल गया है। लिफ्ट में केवल 2 लोग खड़े थे,
एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसका पेट बड़ा था और उसकी बाहों में एक दुबली पतली लड़की। लिफ्ट का दरवाजा खुलते देख तोंद वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने झुककर अपनी बाहों में मौजूद लड़की के चेहरे पर चुंबन किया, फिर अनिच्छा से लिफ्ट से बाहर निकल गया। लेकिन लड़की उसके पीछे नहीं गई। उसने लिफ्ट का दरवाजा बंद करने वाला बटन दोबारा दबाया और लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले जिया शिगे ने लड़की का चेहरा साफ साफ देखा। वह अचानक खड़ी हो गई। ये लड़की वह ली यादोंग और कियाओ नाना की बेटी ली कियाओ से बहुत मिलती जुलती दिखती है। उसके सामने का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा शिया शिगे ने पहले हानहाई होटल में देखा था। वे दोनों लिफ्ट में थे। वे दोनों ली कियाओ जैसी दिखने वाली लड़कियां थीं और वे दोनों बड़े पेट वाले अधेड़ उम्र के पुरुष थे। शिया शिगे की भौहें तन गईं और वह जल्दी से लिफ्ट की ओर बढ़ा, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था और नीचे की ओर जा रहा था। शिया शिगे ने स्क्रीन पर प्रदर्शित फ्लो नंबर देखा और पाया कि लिफ्ट जमीन के नीचे दूसरी मंजिल पर रुकी हुई थी। दूसरी ओर रिसेप्शनिस्ट कोने की ओर गई और जल्दी से झाओ हुईफेंग को बुलाया। झाओ हुईफेंग ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि अगर शिया नाम की कोई लड़की 1108 में जा रही हो तो उसे तुरंत सूचित किया जाना चाहिए। कॉल जल्दी ही कनेक्ट हो गई। फोन के दूसरी तरफ झाओ हुईफेंग ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई कि शिया शिगे आ गई है। उसके अधीनस्थों ने उसे हुआंग यू द्वारा तैयार की गई योजना की रिपोर्ट दी और उसने सोचा कि यह योजना बेहद मूर्खतापूर्ण और खामियों से भरी हुई थी। आज के इस दौर में जिया शिगे अकेले यहाँ कैसे आ सकती थी? उन्हें पहले से ही आशंका थी कि जिया शिगे पुलिस को फोन करके जिया जियानिंग की मां को सूचित कर सकती है और उन्होंने इसके लिए पहले से ही व्यवस्था कर ली थी। उन्होंने शिया शिगे के घर लोगों को भेजने और अन्य तरीकों के बारे में सोचने की भी योजना बनाई थी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जिया शिगे सचमुच जाल में फंस गया। अब हुईफेंग कुछ देर चुप रही, फिर बोली, उसे ऊपर आने दो, सावधान रहना, उसे भागने मत देना। फोन रखने के बाद झाओ हुईफेंग ने अपने बगल में लेटी महिला को थपथपाया और उससे कहा, मैं तुम्हें कपड़े पहनने और बाहर जाने के लिए 1 घंटा देता हूँ। जैसे ही शिया शिगे दूसरी भूमिगत मंजिल तक पहुंचने के बारे में सोच रही थी, होटल की रिसेप्शनिस्ट उसके पास आ गई। उन्होंने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए जिया शिगे से कहा, 1108 ने आपको ऊपर जाने के लिए कहा था। शिया शिगे स्तब्ध रह गई। अब वह सिर्फ दूसरी भूमिगत मंजिल पर जाना चाहती थी। हालांकि रिसेप्शनिस्ट ने जिया शिगे के लिए पहले ही एक और लिफ्ट खोल दी थी। उनका कार्ड स्वाइप किया और 11वीं मंजिल का बटन दबा दिया था। शिया शिगे कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि रिसेप्शनिस्ट उन्हें घबराकर देख रही थी, मानो उसे डर हो कि वह भाग जाएगा। शिया शिगे ने मन ही मन सिस्टम से केवल इतना कहा, शियाओ बाई, कृपया दूसरी मंजिल पर जाकर देखो कि वहां क्या हो रहा है। मैं 11वीं मंजिल पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। सफेद बिल्ली ने कुछ चिंता के साथ कहा, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए और खतरे का सामना होने पर उस स्थान में छिप जाना चाहिए। शिया शिगे ने आग बुझाने वाले वेंट के बगल में गमले में लगे पौधे में सफेद बिल्ली की बर्फ जैसी सफेद आकृति को प्रकट होते देखा और फुर्ती से भूमिगत भाग गई। फिर लिफ्ट में प्रवेश किया और दरवाजा बंद करने वाला बटन दबा दिया। लिफ्ट सीधे 11वीं मंजिल तक गई। जैसे ही जिया शिगे लिफ्ट से बाहर निकले, उन्होंने गलियारे में 2 हटे कट्टे आदमियों को खड़े देखा। उन्हें बाहर आते देख उन्होंने उन्हें खतरनाक निगाहों से देखा। शिया शिगे ने अनुमान लगाया कि ये दोनों लोग भी झाओ हुईफेंग के गुंडे ही होंगे। शायद उन्हें डर है कि वह अपना इरादा बदल देगा और बीच रास्ते में ही भाग जाएगा, इसलिए वे जानबूझकर यहीं रुके हुए हैं। शिया शिगे ने उन दोनों आदमियों को नजरअंदाज किया, शांति से कमरा नंबर 1108 के दरवाजे तक गई और धीरे से दस्तक दी। सफेद बिल्ली भूमिगत भवन की पहली मंजिल पर घूमने निकली और उसने पाया कि यह एक साधारण पार्किंग स्थल था। यहाँ कई लग्जरी कारें खड़ी थीं, लेकिन इसमें कुछ भी खास नहीं था। यह फिर से दूसरी भूमिगत मंजिल तक जाती थी, लेकिन जैसे ही यह भूमिगत की दूसरी मंजिल पर स्थित अग्निरोधक सीढ़ी से बाहर निकला, यह अचानक रुक गया। एक अजीब सी अटपटी सी सनसनी उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई और सफेद बिल्ली थोड़ी सी कांप उठी। आग से बचने वाली सीढ़ी के सामने एक विशाल तेंदुआ धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकल रहा था। तेंदुए के शरीर पर सुनहरे और काले रंग के खूबसूरत बाल थे जो मंद रोशनी में भी रेशम की तरह चमक रहे थे। वह अपने सामने जमीन पर बैठी छोटी सफेद बिल्ली को ऐसे घूर रहा था मानो अपने शिकार पर नजर गड़ाए हो। तेंदुए ने अपनी मांसपेशियों को कस लिया और धीरे धीरे सफेद बिल्ली की ओर बढ़ा, जब तक कि वह उससे कुछ ही कदम दूर नहीं रह गया। इस समय यदि वह चाहता तो अपने सामने पड़ी उस छोटी सी सफेद गेंद को टुकड़े टुकड़े करके किसी भी समय अपने पेट में डाल सकता था। सफेद बिल्ली को भयभीत और वहीं स्थिर खड़ा देखकर तेंदुए ने अचानक अपना मुंह खोला और अपने गले की गहराई से एक धीमी धार निकाली। धुंधली रोशनी में उसके नुकीले दांत हल्की सी ठंडी चमक के साथ दिखाई दिए। सफेद बिल्ली मानो गर्जना से जाग उठी। वह चारों ओर देखने लगी, मानो छिपने की जगह ढूंढ रही हो। तेंदुए ने अपने सामने बैठी उस बेचारी पालतू बिल्ली को देखा और महसूस किया कि उसने उसे बुरी तरह डरा दिया है और वह भाग भी नहीं सकती। उसे थोड़ी ऊब महसूस हुई और वह उस पर झपटने और एक ही पंजे से उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने हमला करने का इशारा किया, उसकी आंखों के सामने एक बेहद विचित्र दृश्य घटित हुआ। मैंने अपने सामने एक छोटी सफेद बिल्ली देखी जिसका सिर गुब्बारे की तरह बड़ा होता जा रहा था। पलक झपकते ही वह मुट्ठी के आकार से बढ़कर 2 या 3 मीटर व्यास की गेंद के आकार का हो गया। फिर तेंदुए की चौंकी हुई निगाहों के सामने सफेद बिल्ली ने अपना मुंह खोला, अपना सिर नीचे किया और आह बू की आवाज निकाली। उस विशाल तेंदुए को उसने अपने मुंह में निगल लिया। फिर बिल्ली का विशाल सिर धीरे धीरे अपने पहले वाले मुट्ठी के आकार में लौट आया। उसने अपने पंजे चाटने के लिए अपना सिर नीचे किया और फिर से एक कमजोर और असहाय छोटी बिल्ली में बदल गई और वह राजसी और दबंग तेंदुआ मौके से ही गायब हो गया। सफेद बिल्ली ने अभी चारों ओर देखा और सुनिश्चित किया कि आसपास कोई निगरानी कैमरा या अन्य लोग तो नहीं है, इसलिए यह ज्यादा देर तक नहीं रुका और धुंधली दीवार वाली लैंप की मदद से दूसरी भूमिगत मंजिल में गहराई तक भाग गया। शिया शिगे ने कमरा नंबर 1108 के दरवाजे पर दस्तक दी। वह तुरंत खुल गया। इससे पहले कि शिया शिगे देख पाती कि दरवाजा किसने खोला, उसने महसूस किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। उस व्यक्ति ने शिया शिगे को आगे की ओर घसीटा और वह लगभग कमरे के फर्श पर गिर पड़ी। कुछ कदम लड़खड़ाने के बाद वह संभलकर खड़ी हो सकी। आलीशान कमरा मंद रोशनी से जगमगा रहा था। केवल एक दीवार पर लगी बत्ती जल रही थी। बड़े से पलंग की चादरें अस्त व्यस्त थीं, मानो अभी अभी कोई प्रेम प्रसंग हुआ हो। वातावरण में एक घिनौना और अस्पष्ट सा माहौल छाया हुआ था। शिया शिगे ने अपनी भौहें सिकोड़ने और सांस रोक लेने से खुद को नहीं रोका। झाओ हुईफेंग सोफे पर आलस से बैठा था और उसकी कमीज आधी खुली हुई थी। जब उसने शिया शिगे को अंदर आते देखा तो उसने अपने होठों के कोने ऊपर उठाते हुए कहा, मिस शिया, बहुत दिनों बाद मिले।
शिया ने अपना सिर उठाया और देखा कि झाओ हुईफेंग के पीछे एक गंजा आदमी खड़ा है। इस समय वह अपना सिर झुकाए झाओ हुईफेंग के प्रति आदरपूर्ण भाव दिखा रहा था। जिस व्यक्ति ने अभी अभी उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचा था वह भी पास आ गया। उसके बाल सुनहरे रंग से रंगे हुए थे और वह झाओ हुईफेंग के पीछे सिर झुकाए एक गंजे आदमी की तरह खड़ा था। शिया शिगे ने मन ही मन हिसाब लगाया, घर में 3 लोग हैं, गलियारे में 2 लोग हैं और इस मंजिल पर अब तक एक व्यक्ति है। झाओ हुईफेंग ने देखा कि शिया शिगे शांत दिख रही थी और उसकी उम्मीद के विपरीत वह घबराई हुई नहीं लग रही थी। वह एक पल के लिए उत्सुक हुआ और शिया शिगे में उसकी रुचि और बढ़ गई। शिया शिगे ने शांत भाव से पूछा, तुम क्यों, वो जियानिंग कहाँ है? झाओ हुईफेंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर जिया शिगे को बिना कोई जवाब दिए ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरों में जिया शिगे एक थाली भर कोमल मेमने का मांस था जिसे वह खाने ही वाला था। जहां तक मेमने की आवाज का सवाल है, भला किसे परवाह होगी? क्या किसी को इस बात की परवाह होगी कि एक मरी हुई भेड़ क्या मिमिया रही है? झाओ हुईफेंग की कामुक निगाहें शिया शिगे के चेहरे और शरीर पर टिकी रहीं और उसने आह भरते हुए कहा, जैसा कि उम्मीद थी वह वही है जिसे शेन ज़ेहुआई कभी पसंद करता था। वह वाकई एक दुर्लभ वस्तु है, इसलिए आज झाओ को पहले कोशिश करने दो ताकि उसे पता चले कि कैसा लगता है। ये कहने के बाद झाओ हुईफेंग ने अपने होठों के कोने को एक स्पष्ट और अस्पष्ट मुस्कान में बदल दिया। सामान्य तौर पर झाओ हुईफेंग इन नवागंतुकों को हाथ नहीं लगाता था क्योंकि उन्हें अभी तक प्रशिक्षण नहीं मिला था। अगर वे बीच में ही विरोध करने का विचार करते तो यह बहुत खतरनाक होता। लेकिन झाओ हुईफेंग को यह भी लगा कि जिया शिगे का चेहरा वाकई दुर्लभ था। युंजियांग होटल में नीलामी के दौरान एक बार देखने के बाद से ही उसने इसे अपने मन में संजो रखा था। उस समय तो वह खुद भी बहुत हैरान था। सोंग युहान ने इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़कर लू सिक्सुए को चुना। क्या उसका दिमाग खराब हो गया था? झाओ हुईफेंग मन ही मन सोच रहा था, लेकिन साथ ही साथ वह शिया शिगे को एक रहस्यमय और उत्सुक निगाह से घूरता रहा। शिया शिगे झाओ हुईफेंग की उम्मीद के विपरीत क्रोधित और शर्मिंदा नहीं हुई, न ही वह घबराकर रोई और दया की भीख मांगी। उसने शांत भाव से झाओ हुईफेंग की ओर देखा, ताना मारा और व्यंग्य से कहा, ओह, लगता है तुम्हें शेन ज़ेहुआई पर क्रश है, तो क्यों न तुम सीधे शेन ज़ेहुआई के बिस्तर पर चले जाओ। उसे तुम्हारी तन्हाई दूर करने दो और फिर तुम्हें दुनिया भर में कामुकता की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब झाओ हुईफेंग ने यह सुना तो उसके चेहरे पर मौजूद घिनौनी मुस्कान एक पल के लिए थम सी गई। ये कुतिया तो मौत को दावत दे रही है। झाओ हुईफेंग ने अविश्वास से जिया शिगे को घूरा। कमरा नंबर 1108 में यही दृश्य कई बार दोहराया जा चुका था। उस समय अधिकांश महिलाएं घुटनों के बल बैठकर रोती थी और उनसे जाने की भीख मांगती थी, लेकिन आज तक किसी महिला ने ऐसी परिस्थितियों में उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। झाओ हुईफेंग के पीछे खड़े गंजे आदमी और हुआंग जियो ने अनजाने में ऊपर देखा और जिया शिगे की ओर आश्चर्य भरी निगाहें डाली। यह पहली बार था जब उनकी मुलाकात इतनी साहसी महिला से हुई थी। गंजे आदमी ने जब शिया शिगे का चेहरा साफ साफ देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा, ये तुम क्यों हो? शिया शिगे ने झाओ हुईफेंग के पीछे खड़े गंजे आदमी को हैरानी से देखा। यह गंजा आदमी जाना पहचाना तो लग रहा था, लेकिन वह पहचान नहीं पा रही थी कि वह कौन है। झाओ हुईफेंग ने यह सुनकर पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ शाओ हान, क्या तुम भी इस कुतिया को जानते हो? जियो हान। शिया शिगे ने मन ही मन हान उपनाम वाले उन लोगों को चुनना शुरू किया जिन्हें वह जानती थी, जब तक कि उसके सामने खड़ा गंजा सिर धीरे धीरे उसकी यादों में बसे चेहरे से मेल नहीं खा गया। उसने आश्चर्य से कहा, हान युआन। मेरे सामने खड़ा गंजा आदमी हान युआन है, जो बाई कियान कियान का पूर्व प्रेमी है। झाओ कॉर्पोरेशन में शामिल होने से पहले वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक थे, उच्च शिक्षित, लंबे और आकर्षक थे और उनका प्रदर्शन और क्षमता अच्छी थी, इसलिए झाओ हुईफेंग ने उन्हें जल्दी ही पहचान लिया और पदोन्नत कर दिया। झाओ हुईफेंग का इरादा उसे अपने डिप्टी के रूप में प्रशिक्षित करने और झाओ की कंपनी में एक छोटा मोटा प्रबंधन कार्य सौंपने का था। बाद में झाओ परिवार की राज्य द्वारा जांच की गई और बड़े पैमाने पर छटनी की गई। झाओ हुईफेंग ने हान युआन को चांगदाओ होटल में नौकरी दे दी और उसे अपने साथ काम जारी रखने के लिए कहा। यहाँ बहुत सारे गुंडे थे और एक जिगोरो समझे जाने से बचने के लिए हान युआन ने बस अपना सिर मुंडवा लिया और धूप का चश्मा पहन लिया। कम से कम वह अपने पहले के सौम्य और सभ्य रूप से तो अधिक डरावना लग रहा था। झाओ हुईफेंग के हैरान चेहरे को देखकर हान युआन ने सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, बॉस, वह मेरी पूर्व प्रेमिका है। यह सुनकर झाओ हुईफेंग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने अपना विचार बदल लिया और महसूस किया कि हान युआन ने भी एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और वह और शिया शिगे लगभग एक ही उम्र के थे, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे कभी प्रेमी प्रेमिका थे। इसलिए झाओ हुईफेंग ने कुछ व्यंग्यात्मक लहजे में चिढ़ाते हुए कहा, जरूर शियाओ हान, तुम्हारे पास सब कुछ है। हान युआन जानता था कि झाओ हुईफेंग को शिया शिगे में दिलचस्पी है, इसलिए उसने तुरंत उससे दूरी बना ली और कहा, बॉस, मुझे गलत मत समझिए, हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है। हम कुछ ही दिनों के लिए मिले थे और ज्यादा से ज्यादा हमने हाथ पकड़े थे, हमने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। झाओ हुईफेंग ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली। उसे थोड़ी नाखुशी महसूस हो रही थी। वह इसी कमरे में शिया शिगे के साथ यौन संबंध बनाने की योजना बना रहा था। अपने पूर्व प्रेमी हान युआन का यहाँ होना उसे थोड़ा असहज लग रहा था और उसकी कोई विशेष यौन विकृतियां भी नहीं थी। जो एक छोटी सी बच्ची है जिसके हाथ पैर पतले हैं, चाहे वह कितना भी विरोध करे उसे काबू में किया जा सकता है। ऐसे में हुआंग माओ का यहाँ होना ही काफी है। इसलिए उसने हान युआन से अधीरता से कहा, ठीक है, अभी हमें तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, शियाओ युआन को यहीं छोड़ दो, तुम पहले बाहर जाओ, मेरे पिताजी को पिछली जानकारी भेज देना और कल वापस आना। हान युआन स्तब्ध रह गई और झट से मुड़कर दरवाजे की ओर चली गई। जब वह शिया शिगे के पास से गुजरा तो उसने अपना सिर उठाया और शिया शिगे को घमंडी नजरों से देखा। हान युआन ने मन ही मन सोचा, शुरू में शांति के लिए उसके अनुरोध को स्वीकार न करने की गलती शिया शिगे की थी, इसलिए अब वह इस स्थिति में होने का हकदार था। इससे पहले शिया शिगे की क्रूरता के बारे में सोचते हुए हान युआन को अचानक बदला लेने का सुख महसूस हुआ। उसने सोचा, जब झाओ हुईफेंग उससे खेलते खेलते थक जाएगी तो जिया शिगे फिर भी उसके हाथों में आ गिरेगी। और फिर शिया शिगे ने हान युआन का चेहरा देखा और एक पल के लिए उसे उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। जब वह हान युआन को डेट कर रही थी तब वह भी एक आकर्षक और सुंदर लड़का था और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक लोकप्रिय व्यक्ति था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 1 साल तक उससे न मिलने के बाद वह अब इतना बदहाल और घिनौना इंसान बन जाएगा। हान युआन को दरवाजा खोलकर जाने की कोशिश करते देख शिया शिगे को उसे इस तरह भागने देने पर थोड़ा अफसोस हुआ। जैसे ही हान युआन दरवाजा बंद करने ही वाली थी
एक सफेद परछाई कमरे में कौंधी और पल भर में गायब हो गई। श्रेया शिगे को लगा कि सफेद बिल्ली वापस आ गई है। झाओ हुईफेंग का धैर्य इस समय स्पष्ट रूप से टूट चुका था। उसने उदास आंखों से श्रेया शिगे से कहा, यह मत कहो कि मुझे महिलाओं के साथ नरमी से पेश आना नहीं आता। सोफे पर हो या बिस्तर पर, अपनी पसंद की जगह चुन लो। मैं तुम्हारी बात सुन लूंगा। यह सुनकर श्रेया शिगे ने उपहास किया और मन ही मन सोचा, यह झाओ हुईफेंग सचमुच एक छोटी सोच वाला व्यक्ति है जिसे बड़ी बड़ी चीजें पसंद है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, झाओ हुईफेंग, वू जियानिंग कहाँ है? तुमने उसे कहाँ कैद कर रखा है? झाओ हुईफेंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक उसके मन में सफेद बिल्ली की आवाज आई। सु, वू जियानिंग और जो लड़की अभी अभी लिफ्ट में चढ़ी है, वे सभी इस होटल के दूसरे तहखाने में है। श्रेया शिगे को सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन फिर भी वह शांत भाव से झाओ हुईफेंग को देखती रही। झाओ हुईफेंग अब भी उसी अश्लील नजर से श्रेया शिगे को घूर रहा था और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है? इस समय तुम्हें खुद पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप नहीं चुनते हैं तो मैं आपके लिए चुन लूंगा। आपको कालीन पर होने के बारे में कैसा लगता है? शिगे के ठंडे चेहरे को देखकर झाओ हुईफेंग ने फुसफुसाते हुए कहा, अपनी मूर्खता के लिए खुद को दोष दो। तुम एक साधारण से जाल में फंस गई। चूंकि तुम वो जियानिंग को लेकर इतनी चिंतित हो, तो मैं दया करके तुम दोनों को अपने साथ ले सकती हूँ। कैसा रहेगा अगर तुम दोनों बहनें मिलकर मेरी सेवा करो? जैसे कि उसने अपने साथ दो बहनों के आने का दृश्य कल्पना में ही देख लिया हो, झाओ हुईफेंग के चेहरे पर अश्लील मुस्कान और भी चौड़ी होती चली गई। श्रेया शिगे ने सोचा, यह कितना अपमानजनक है कि झाओ हुईफेंग जैसा व्यक्ति, जो केवल अपने शरीर के निचले हिस्से से सोचता है, दूसरों को मूर्ख कहेगा। जब झाओ हुईफेंग ने देखा कि श्रेया शिगे ने कुछ नहीं कहा, तो उसने आगे कहा, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अच्छे बच्चे बनो और मुझे प्रसन्न रखो। जब तक तुम मेरी अच्छी सेवा करोगे, मैं तुम्हें अपने साथ रहने दूंगी। अब से तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। अगर तुम इसी तरह मेरा विरोध करते रहे, तो मेरे पास तुम्हें यही रुकने और ग्राहकों की सेवा करने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन लोगों में मेरे जैसी सहानुभूति नहीं है, तुम उनके हाथों में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। श्रेया शिगे का चेहरा शांत बना रहा। वह न केवल डर के मारे पीछे नहीं हटी, बल्कि झाओ हुईफेंग के और करीब चली गई ताकि उसकी जेब में रखा रिकॉर्डर और उसकी कमीज के अंदर लगा कैमरा और भी स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर सके। झाओ हुईफेंग को उम्मीद नहीं थी कि श्रेया शिगे उसके इतने करीब आएगी और वह एक पल के लिए थोड़ा हैरान रह गया। झाओ हुईफेंग की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने श्रेया शिगे ने शांत भाव से पूछा, ग्राहक स्वीकार करते हो? तुम वेश्यावृत्ति का धंधा भी चलाते हो? झाओ हुईफेंग, ये गैर कानूनी है। क्या तुम्हें पुलिस द्वारा पकड़े जाने का डर नहीं है? झाओ हुईफेंग को शायद कोई बेहद मजेदार बात सुनाई दी थी। उसने अपना सिर उठाया और कई बार जोर से हंसा। फिर उसने श्रेया शिगे से कहा, कानून तोड़ रहे हो? यहाँ मैं ही कानून हूँ। तुम पुलिस को बुलाकर देख लो कि वे कुछ करते हैं या नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मेरा सब्र सीमित है, भागने की सोचना भी मत। जब तक तुम मेरे साथ सहयोग करोगे, मैं तुम्हें और तुम्हारे चचेरे भाई को घर जाने दूंगा जब मेरा मन भर जाएगा। कैसा रहेगा? बेशक यह सब झूठ था। जिस क्षण श्रेया शिगे ने इस होटल में कदम रखा, उसी क्षण से झाओ हुईफेंग का उसे जिंदा जाने देने का कोई इरादा नहीं था। झाओ हुईफेंग ने सोचा कि जब वह खेलते खेलते थक जाएगा, तो वह श्रेया शिगे को मेहमानों के साथ चलने के लिए कहेगा। श्रेया शिगे की खूबसूरती का फायदा उठाकर वह उसे अच्छे दामों पर बेच सकेगा। श्रेया शिगे ने व्यंग्य करते हुए पूछा, अगर मैं सहयोग न करूं तो क्या होगा? अगर मैं अंत तक प्रतिरोध करूं तो क्या होगा? आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? क्या आप मुझे सीधे मार डालेंगे? झाओ हुईफेंग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने उदास स्वर में उत्तर दिया, अगर तुम इतनी जिद्दी बनी रहोगी, तो मेरे पास तुम्हें अस्पताल भेजने और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके पैसे के लिए बेचने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। इसके अलावा अगर तुम अपनी कौनियां बेचोगी तो तुम्हारी खूबसूरत आंखें ही अच्छे दाम दिला देंगी। झाओ हुईफेंग थोड़ा चिंतित था। वह चाहता था कि काश वह अभी हुआंग माओ को श्रेया शिगे को जमीन पर पटकने देता, लेकिन उसे यह भी उम्मीद थी कि श्रेया शिगे अपनी मर्जी से उसकी बात मान लेगा। उसका मानना है कि अगर लड़की हर समय सहयोग नहीं करती है तो इस तरह की चीजें अर्थहीन है। उसे तभी अच्छा लगता है जब दोनों पक्ष इच्छुक हों। यह सुनकर श्रेया शिगे ने विषय बदल दिया और आश्चर्य जताते हुए पूछा, तुम अब भी अंगों का व्यापार करते हो? नहीं, कैसे? तुमने वो जियानिंग को कैसे पकड़ा? अन्यांग में हाल ही में हुई अपहरण की घटनाओं का संबंध तुमसे है ना? श्रेया शिगे ने हैरानी जताते हुए पूछा, जैसा आपने कहा, आप सड़कों पर लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार करते हैं, जवान लड़कियों को देखते ही उनके शरीर बेचने के लिए घसीटते हैं और बूढ़े लोगों या पुरुषों को उनके फालतू अंग बेचने के लिए घसीटते हैं, है ना? झाओ हुईफेंग को लगा कि श्रेया शिगे डर गई है, इसलिए उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और जवाब दिया, चूंकि तुम जानती हो तो मेरी बात सुनो। चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी बात सुनोगी मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। वैसे भी मैंने पहले भी कहा है कि मैं महिलाओं के प्रति बहुत दयालु हूँ। श्रेया शिगे ने अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और फिर पूछा, तुमने मुझे मजबूर किया, क्या तुम्हें डर नहीं है कि हे किंग को पता चल जाएगा? हे किंग तुम्हारी मंगेतर है और तुम उसे बिना बताए ऐसे ही मजे कर रहे हो। यह सुनकर झाओ हुईफेंग का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया और उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मेरी मंगेतर ने ही मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए कहा था। श्रेया शिगे, तुमने पहले लापरवाही बरती और उसे नाराज किया था। अब अगर तुम मुझसे प्यार से विनती करोगे तो शायद मैं खुश हो जाऊं और तुम्हारी रक्षा कर लूं। श्रेया शिगे ने आगे पूछा, आपकी मंगेतर हे किंग है तो क्या आपका इरादा हे परिवार के साथ रहने का है? हे हानकुन भी कामुक और अंग व्यापार में शामिल है, शायद वही सरगना हो, है ना? झाओ हुईफेंग ने और कुछ नहीं कहा। उसका सब टूट चुका था। वह मुड़ा और पीले बालों वाले आदमी को इशारा करके उसे पास आने और श्रेया शिगे को पकड़कर रखने के लिए कहा। पीले बालों वाले व्यक्ति को अपनी ओर आते देख श्रेया शिगे अचानक चिल्लाया, झाओ हुईफेंग, क्या तुम हे किंग या लू सिक्सुए की वजह से मुझसे पंगा लेना चाहते हो? ये सुनकर झाओ हुईफेंग दंग रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है? श्रेया शिगे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या लू सिक्सुए के गर्भ में पल रहा बच्चा तुम्हारा अपना खून का रिश्ता नहीं था? अब जब बच्चा चला गया है तो क्या तुम्हें दुख नहीं होता? ये सुनकर झाओ हुईफेंग थोड़ा हैरान हुआ और झट से बोला, तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या लू सिक्सुए ने तुम्हें बताया? रेड हुईफेंग की आंखें उदास थीं। अगर ऐसा था तो श्रेया शिगे को जिंदा नहीं रखा जा सकता था। उसने पीले बालों वाले आदमी से कहा, जाओ उसे पकड़ो और उसके कपड़े उतार दो। श्रेया शिगे ने कहा, झाओ हुईफेंग, तुम्हें दुखी होना चाहिए क्योंकि इस जीवन में बच्चा पैदा करने का ये तुम्हारा आखिरी मौका है। जब श्रेया शिगे बोल रहे थे तो उन्होंने चुपचाप अपने शरीर पर लगे रिकॉर्डर और कैमरे को बंद कर दिया।
इससे पहले कि झाओ हुईफेंग जिया शिगे का मतलब समझ पाता, उसकी आंखों के सामने एक अविश्वसनीय दृश्य प्रकट हुआ। जैसे ही पीले बालों वाले व्यक्ति ने जिया शिगे को छुआ, जिया शिगे ने भी पीले बालों वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और फिर हुआंग माओ नाम का पूरा व्यक्ति अचानक हवा में गायब हो गया। ये देखकर झाओ हुईफेंग अचानक सोफे से उछल पड़ा। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और अविश्वास से इस अजीबोगरीब दृश्य को देखने लगा। जब वह स्तब्ध था, तभी जिया शिगे के सिर के ऊपर अचानक एक धनुष प्रकट हुआ। धनुष पहले से ही आवेशित था और अगले ही पल एक तीर का पंख झाओ हुईफेंग की छाती में जा लगा। दूरी बहुत कम होने के कारण झाओ हुईफेंग धनुष के तीर से पीछे की ओर जा गिरी और शर्मिंदगी से सोफे पर गिर पड़ी। वह दरवाजे पर खड़े अंगरक्षक से मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से खून की धाराएं बहने लगी। खून थूकने की, गटकने की आवाज के अलावा वह कोई और आवाज नहीं निकाल सका। शिया शिगे जानता था कि चूंकि झाओ हुईफेंग ने उसे उस व्यक्ति को अंतरिक्ष में डालते हुए देख लिया था, इसलिए वह उसे जीवित नहीं छोड़ सकता था। जब झाओ हुईफेंग कांपते हुए अपनी जेब में रखी बंदूक निकालने के लिए हाथ बढ़ा रहा था, तभी जिया शिगे ने अंतरिक्ष से एक चाकू निकाला और 2 झटकों में दोनों चाकू झाओ हुईफेंग की बाहों में घुसा दिए। झाओ हुईफेंग की हताश, भयभीत और अविश्वास भरी निगाहों के नीचे जिया शिगे ने झुककर कहा, झाओ हुईफेंग, तुमने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, नरक में जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो। शिया शिगे उसे एक ही बार में जान से मारने की जल्दी में नहीं थी, क्योंकि ऐसा करना झाओ हुईफेंग के लिए बहुत आसान हो जाता। मैं सोच रही थी कि कैसे मैं अप्रत्यक्ष रूप से अपने पिछले जीवन में उसके हाथों मर गई थी। मैं सोच रही थी कि कैसे उसने इतने सारे लोगों का अपहरण किया था। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही थी जिन्हें खुद को बेचने के लिए मजबूर किया गया था। मैं उन लोगों के बारे में सोच रही थी जिनके जीवित रहते हुए ही उनके अंग निकाल लिए गए थे। शिया शिगे ने चाकू से झाओ हुईफेंग के कपड़े काटे, कपड़ों को उसके मुंह में ठूंस दिया और फिर उसी चाकू से उसकी कलाई पर कई कट लगाए। घाव से धीरे धीरे चमकीला लाल खून बह रहा था और जिया शिगे ने चाकू को झाओ हुईफेंग के घाव में घुसाकर उसे हिलाया। झाओ हुईफेंग दर्द से कांप रहा था और उसने शिया शिगे को ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। असहनीय दर्द के कारण वह बुरी तरह छटपटाने लगा। झाओ हुईफेंग के संघर्ष से उसकी छाती पर लगा घाव दब गया और उसने महसूस किया कि उसके गले से खून की कुछ धाराएं फिर से बहने लगी हैं। क्योंकि उसका मुंह बंद था, इसलिए बड़ी मात्रा में खून केवल उसकी नाक से ही निकल सका और उसे कुछ क्षणों के लिए सांस लेने में असमर्थता महसूस हुई। अंत में किसी को नहीं पता था कि यह घुटन अत्यधिक रक्तस्राव या असहनीय दर्द के कारण था, लेकिन झाओ हुईफेंग की चेतना तेजी से धुंधली होने लगी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मृत्यु उस महिला के हाथों होगी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। झाओ हुईफेंग की मृत्यु के बाद जिया शिगे ने उसकी गर्दन पर कई बार चाकू से वार किया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि वह मर चुका है, तभी वह कमजोर पैरों से जमीन पर गिर पड़ा। अपने पिछले जीवन की नफरत को याद करते हुए उसने अपनी सारी नफरत झाओ हुईफेंग पर निकाल दी। अब जब वह व्यक्ति मर चुका था, तो जिया शिगे को अपने सामने का खूनी दृश्य थोड़ा घृणित लगा। हवा में फैली खून की चिपचिपी गंध को सूंघकर जिया शिगे को कई बार उल्टी आने लगी। फिर उसने अपनी सांस रोक ली, कुछ देर तक झाओ हुईफेंग की जेब में टटोला और आखिरकार उसकी पतलून की जेब में एक बंदूक मिल गई। बंदूक भारी लग रही थी और जिया शिगे ने उसे सीधे उस स्थान पर रख दिया। के बाद जिया शिगे ने पीले बालों वाले शव को अंतरिक्ष से बाहर निकाला, उसे झाओ हुईफेंग पर फेंका और उस पर कुछ तीर चलाए। उसने हमेशा की तरह पीले बालों वाले आदमी के शरीर की तलाशी ली और निश्चित रूप से उसने एक पिस्तौल निकाली जो ठंडी रोशनी से चमक रही थी। जिया शिगे ने भी पिस्तौल को उस खाली जगह में रख दिया। इन सबसे निपटने के बाद जिया शिगे कमरे में फैली खून की तेज गंध को और सहन नहीं कर सकी। वह अचानक वापस उसी जगह पर लौट आई, घास पर बैठ गई और हौंकने लगी। ताओयुआन के जंगलों में फलदार पेड़ फलों से लदे हुए हैं, शाखाओं से तरह तरह के रसीले फल लटक रहे हैं और हवा फलों की मीठी सुगंध से भरी हुई है। शिया शिगे ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं, गहरी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की और अपने दिमाग में मौजूद खूनी छवियों को धुंधला करने का प्रयास किया। 1 घंटे तक चुप रहने के बाद आखिरकार वह शांत हो गई। अपने मन में अपनी योजना पर जल्दी से विचार करने के बाद उसने होटल के कमरे में वापस जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने पाया कि एक तेंदुआ चुपचाप उसकी ओर आ रहा है। इस समय तेंदुआ उसके सामने खड़ा था और उसे घूर रहा था। विशालकाय तेंदुआ उसे घूरता रहा, उसकी आंखों में बड़ी बिल्लियों की विशिष्ट भय की भावना भरी हुई थी। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, जिससे उसके नुकीले दांत दिखाई दिए। शिया शिगे का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। उसने अपना मुंह ढक लिया और लगभग चीख ही पड़ी। इस जगह पर तेंदुआ कैसे हो सकता है? शिया शिगे अविश्वास से अपने सामने खड़े तेंदुए को देखता रहा। वह इतना स्तब्ध था कि वह वहीं अवाक खड़ा रहा। इसी क्षण सफेद बिल्ली तेंदुए के पीछे से निकली और फुर्ती से तेंदुए के सिर पर कूद गई। सफेद बिल्ली के उछलने के बाद तेंदुआ, जो अपना सिर ऊंचा करके खड़ा था, अचानक एक पिचकी हुई गेंद की तरह जमीन पर लेट गया और बेजान ढंग से अपने पंजे चाटने लगा। ये देखकर जिया शिगे ने तुरंत पूछा, जियाओ बाई, क्या हो रहा है? ये तेंदुआ कहां से आया? सफेद बिल्ली ने अपना सिर झुकाया और जिया शिगे की ओर देखकर जवाब दिया, मैंने इसे अभी अभी तहखाने की दूसरी मंजिल पर देखा। इसने मुझे वहां से जाने से रोक दिया, इसलिए मेरे पास इसे अंदर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह वाकई बहुत बड़ा है। जब यह पहली बार सामने आया तो मैं हैरान रह गया था। तेंदुआ। ये सुनकर जिया शिगे ने तुरंत सफेद बिल्ली को अपनी बाहों में भर लिया, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे दिलासा देते हुए कहा, डरो मत जियाओ बाई। सफेद बिल्ली संतुष्टि से शिया शिगे की बाहों से रगड़ खाने लगी। तेंदुआ। जब शिया शिगे ने देखा कि तेंदुआ आक्रामक नहीं है, तो उसे राहत मिली। उसने सफेद बिल्ली को गोद में उठाया और तेंदुए के चारों ओर घूमने लगी। एक ऐसा जानवर जिसे उसने पहले केवल टीवी वृत्तचित्रों में ही देखा था। टीवी पर शूट करते समय अक्सर कोई इंसान संदर्भ वस्तु के रूप में नहीं होता, इसलिए वह हमेशा सोचती थी कि तेंदुए सामान्य मध्यम आकार के कुत्तों जितने ही बड़े होते होंगे। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि असली तेंदुआ इतना बड़ा होगा। तेंदुए को एक शांत और विनम्र बिल्ली की तरह जमीन पर बेजान पड़ा देखकर जिया शिगे गोदाम की ओर दौड़ा। उसने कई मुर्गियां और बत्तखें निकाली जिन्हें उसने मारा था और उन्हें तेंदुए की ओर फेंक दिया। शिया शिगे ने हिचकिचाते हुए हुआ से कहा, हुआ बाहर अभी खाने पीने की ज्यादा सुविधा नहीं है और बाहर तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं होगा, इसलिए पहले यही रुक जाओ। भविष्य में जब भी मौका मिलेगा मैं तुम्हें वापस अफ्रीकी सवाना ले जाऊंगा। तुम पहले इन मुर्गियों और बत्तखों को खा सकते हो। अगर प्यास लगे तो नदी से पानी पी लेना। मैं अब से तुम्हें हर दिन खाना खिलाऊंगा, लेकिन तुम खेत में जानवरों को नहीं मार सकते और न ही खेत को बर्बाद कर सकते हो।
तेंदुआ शिया शिगे की बात समझ गया था। वह चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कुछ मुर्गी और बत्तख निकाली और शिया शिगे के सामने उन्हें चबाने लगा। तेंदुए के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर शिया शिगे को राहत मिली। सफेद बिल्ली ने जिया शिगे से कहा, भूमिगत दूसरी मंजिल पर कई कमरे हैं और उनमें कई लड़कियां रहती हैं। वो जियानिंग और अभी लिफ्ट में दिखी लड़की भी वही है, लेकिन लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर पुरुषों का एक समूह पहरा दे रहा है। यह तेंदुआ दूसरी मंजिल के सुरक्षा मार्ग पर सीढ़ियों की रखवाली कर रहा था। भूमिगत तीसरी मंजिल पर लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर भी कई लोग पहरा दे रहे थे, लेकिन वहां के सभी दरवाजे बंद थे। शायद उन्हें लगा कि ये लड़कियां विरोध करने में असमर्थ हैं, इसलिए तहखाने की पहली और तीसरी मंजिल पर ज्यादा गुंडे तैनात नहीं थे। होटल की अलग अलग मंजिलों पर सुरक्षा गार्डों की वर्दी में कई गुंडे तैनात थे। शिया शिगे ने सिर हिलाया और मन ही मन अगली रणनीति के बारे में सोचने लगा। फिर उसने गहरी सांस ली और पलक झपकते ही उस जगह से गायब हो गई। 1108 में लौटने के बाद जिया शिगे के मुंह और नाक में एक बार फिर खून की तेज गंध आई और वह केवल अपनी सांस रोक सकी। शिया शिगे को पता था कि उसे अचानक बाहर भागने से रोकने के लिए गलियारे में मौजूद दोनों गुंडे शायद दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। इसलिए उसने बिस्तर पर पड़ी रजाई उठाई और उससे उलझे हुए हुआंग माओ और झाओ हुईफेंग को, साथ ही उनके शरीर पर लगे खून के धब्बों को भी ढक दिया, केवल उनके सिर को ही खुला छोड़ दिया। इन सब चीजों को व्यवस्थित करने के बाद जिया शिगे ने जानबूझकर अलमारी को उलट दिया। कई वस्तुओं के जमीन पर गिरने की आवाज सुनने के बाद दरवाजे के बाहर खड़े बदमाशों ने स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए अचानक दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। कमरे में कोई प्रतिध्वनि न देखकर दोनों बदमाशों ने एक दूसरे की ओर देखा। अपने बॉस को कुछ हो जाने के डर से उन्होंने जल्दी से अपने रूम कार्ड निकाले और बीप की आवाज के साथ दरवाजा स्वाइप करके खोल दिया। कमरे को अस्त व्यस्त देखकर, जिसमें सोफे पर कंबल ओढ़कर केवल 2 लोग लेटे हुए थे, दोनों बदमाश स्थिति का जायजा लेने के लिए जल्दी से सोफे की ओर चले गए। जैसे ही वे दोनों सोफे की ओर बढ़े, जिया शिगे उस जगह से बाहर आई, उन दोनों की बाहें पकड़ी और उन्हें खींचकर उस जगह के अंदर ले गई। उस जगह में प्रवेश करते ही दोनों बदमाश लाशों में बदल गए। शिया शिगे ने दोनों शवों की तलाशी ली, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार उसे पिस्तौल नहीं मिली, केवल कुछ तेज चाकू और कटारें मिली। शिया शिगे ने थोड़ी अफसोस जताते हुए आह भरी। ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास पर्याप्त मारक क्षमता नहीं है। वह शुरू में दोनों शवों को कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि अलग अलग कारणों से हुई 3 लाशें पुलिस का संदेह पैदा कर देंगी। इसलिए उसने पहले केवल 2 शवों को ही उस जगह पर रखा और रात में बाहर निकलने के बाद उन्हें सड़क के किनारे फेंकने का इरादा किया। इन लोगों ने अनेक जघन्य अपराध किए हैं, निर्दोष राहगीरों का अपहरण और हत्या की है। इनके शवों को उठाने का भी कोई अधिकार नहीं है। इनके शवों को जंगल में छोड़ देना ही इनके लिए सबसे उपयुक्त अंत होगा। शिया शिगे दरवाजे तक गईं और यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण किया कि गलियारे में कोई नहीं है। उसने दरवाजा बंद किया और कमरे में चारों ओर तलाशी ली, लेकिन उसे कोई कैमरा नहीं मिला। उसने राहत की सांस ली और उसे सुकून मिला। शिया शिगे ने सोचा कि पहली और तीसरी भूमिगत मंजिलों पर अभी भी बहुत सारी लड़कियां हैं और वह उन सभी को अकेले नहीं बचा सकता, इसलिए उसे पुलिस पर निर्भर रहना होगा। इसलिए उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और पुलिस को फोन करने की योजना बनाई। अब जब झाओ हुईफेंग मर चुका है तो और भी गुप्तचर एजेंट होने पर भी कोई उसकी भागने में मदद नहीं कर सकता। ये थोड़ा अफसोस की बात है कि मैं झाओ कुंटाई और हे हानकुन को भी नहीं देख सका। अब हम बस यही उम्मीद करते हैं कि पुलिस सुरागों का पीछा करते हुए झाओ कुंटाई और हे हानकुन की जांच कर सकेगी। सावधानी बरतते हुए जिया शिगे ने 110 पर कॉल नहीं किया, बल्कि सीधे अधिकारी जो होंग को डायल किया। कुछ समय साथ बिताने के बाद जिया शिगे को लगा कि अधिकारी जो होंग एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं और उनका पद भी ऊंचा है, इसलिए उनसे सीधे संपर्क करने से गुप्तचरों से बेहतर तरीके से बचा जा सकेगा। कॉल कनेक्ट होने के बाद जिया शिगे ने कहा, अधिकारी जो, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं कि चांगदाओ होटल में बड़े पैमाने पर अवैध अपहरण, वेश्यावृत्ति और अंग तस्करी हो रही है। फिर जिया शिगे ने अधिकारी जो होंग को विस्तार से समझाना शुरू किया कि उसे यहाँ कैसे फुसलाकर लाया गया। झाओ हुईफेंग का वीडियो और ऑडियो इकबारिया बयान जिसमें उसने अपहरण, वेश्यावृत्ति और अंग तस्करी आयोजित करने की बात स्वीकार की थी और चांगदाओ होटल के पहले और तीसरे तहखाने की स्थिति के बारे में बताया। इसके अलावा जिया शिगे ने अधिकारी जो होंग को यह भी संकेत दिया कि झाओ परिवार का पुलिस में एक गुप्त एजेंट हो सकता है और उम्मीद जताई कि वह इस मामले को सावधानी से संभालेंगे। ये सुनकर अधिकारी जो होंग स्तब्ध रह गए। उन्होंने शिया शिगे को सुरक्षित स्थान पर रहने और बाहर न निकलने के लिए कहा। उन्होंने तुरंत पुलिस बल को जांच के लिए तैनात किया। फोन रखने के बाद जिया शिगे ने राहत की सांस ली। वह वापस उस कमरे में गई और कुछ देर वहीं रुकी। फिर उसने सोचा कि अब समय लगभग सही है, इसलिए उसने चुपचाप कमरा नंबर 1108 का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। शिया शिगे ने ध्यान से देखा और पुष्टि की कि गलियारे में कोई नहीं है, इसलिए वह चुपचाप आग से बचने वाली सीढ़ी पर आ गई। जगह का फायदा उठाते हुए वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और उस तहखाने में पहुंच गई जहां वू जियानिंग को कैद किया गया था। खाने का छोटा और तंग कमरा मंद रोशनी से भरा था, जिसमें केवल एक छोटा सा दीवार पर लगा लैंप हल्की रोशनी दे रहा था, जो बिस्तर के आसपास के एक छोटे से क्षेत्र को रोशन कर रहा था। शिया जियानिंग एक सख्त पलंग पर अकेली लेटी हुई थी, आकाश को निसंकोच घूर रही थी और चुपचाप समय बिता रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, हुआंग माओ उसे जाने देने कभी नहीं आया, जिससे उसकी चिंता बढ़ती गई। संदेश मिलने के बाद क्या जिया शिगे सचमुच मुलाकात के लिए आएगी? क्या यह अपहरणकर्ता सचमुच अपना वादा निभाएंगे और मुझे जाने देंगे? क्या मैं वाकई इस मनहूस जगह से सुरक्षित निकल सकता हूँ? शिया जियानिंग के दिल में बेचैनी की लहरें दौड़ गईं और वह इतनी चिंतित हो गई कि उसका दिल दुखने लगा। उसने दोनों हाथों से खुद को कसकर गले लगाया और बुदबुदाई, माँ, कृपया मुझे स्वर्ग में आशीर्वाद दें, कृपया। अचानक एक चरमराहट की आवाज आई, जो दरवाजे के खुलने की आवाज थी। शिया जियानिंग का पूरा शरीर अकड़ गया और उसे लगा कि उसके शरीर का सारा खून जम गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर मौजूद तेंदुआ या बाघ या ऐसा ही कोई जानवर अंदर घुसाया हो? वह तुरंत कांपते हुए खड़ी हो गई और दरवाजे की ओर देखने लगी। मैंने ऐ की दुबली पतली आकृति को दरवाजे पर प्रकट होते देखा। उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी नहाया हो। दीवार पर लगी लैंप की रोशनी से उसका शरीर और भी पतला दिख रहा था। शिया जियानिंग ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से यह न तो तेंदुआ था और न ही बाघ। वह झट से झुकी और ऐ के कान में फुसफुसाते हुए बोली, दरवाजा जल्दी बंद करो, बाहर एक बाघ है। ऐ को उसका डरा हुआ चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। ऐ को डर नहीं था, आखिर तेंदुए को सीढ़ियों के पास ही रखा गया था और वह कभी यहाँ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी उसने जिया जियानिंग के कहने पर दरवाजा बंद कर दिया।
ए ने चारों ओर देखा और कमरे का लेआउट समझा। उसे थोड़ी जलन महसूस हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि एक नई कर्मचारी जिया जियानिंग के साथ एक लंबे समय से कार्यरत कर्मचारी होने के बावजूद उससे बेहतर व्यवहार किया जाएगा। ए ने सोचा उसका प्रदर्शन हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन वह केवल 4 लोगों के कमरे में ही रह सकती है, जबकि जिया जियानिंग आते ही एक डबल कमरे में रह सकती है। ए ने अपनी आंखों में दिख रही अनिच्छा को छुपाने के लिए अपनी निगाहें नीचे कर ली। धीरे धीरे जिया जियानिंग के बिस्तर की ओर चली, उसके बगल में बैठ गई और धीरे से बोली, क्या अब तुमने अपना मन बना लिया है? ए को शुरू में जिया जियानिंग की कोई परवाह नहीं थी। वह बस एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी और हर दिन सामान्य खाना खाना चाहती थी। वह दूसरों के जीवन में बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहती थी। लेकिन ए भाई युआन की चेतावनी सुनना चाहती थी। उसे डर था कि अगर शिया जियानिंग ने मना कर दिया तो भाई युआन फिर से उसे ही दोषी ठहराएंगे। इसलिए उसके पास मजबूरी में यही चारा था कि वह शिया जियानिंग को मनाने के लिए दोबारा आए। अगर वह उसे मना लेती तो भाई युआन के सामने उसकी भी वाहवाही होती। ये सोचते हुए ए ने हिचकिचाते हुए कहा, एक बार फिर सोचो, यहाँ रहने में कोई बुराई नहीं है। बाहर के लोग अब रेत से बने केक खाते हैं, लेकिन हम हर दिन चावल और आटा खाते हैं। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करो तो हर भोजन में सब्जियां और मांस खा सकते हो। ए को लगा कि उसने एक बहुत ही आकर्षक शर्त रखी है, लेकिन शिया जियानिंग ने इसे सुनकर बस अपना सिर हल्के से हिला दिया। हालांकि शिया जियानिंग का परिवार धनी नहीं था, लेकिन शिया गुआकांग की सामाजिक स्थिति अच्छी थी और व्यवस्था के तहत मिलने वाले लाभ भी अच्छे थे। यह इकाई चावल और आटा वितरित करती थी और त्योहारों के दौरान कुछ ताजे फल, सब्जियां और मांस भी देती थी। हालांकि गुआन जेरुई दोपहर के भोजन के दौरान उसके साथ कठोर व्यवहार करती थी, फिर भी जब जिया गुआकांग सुबह और शाम को घर आती थी तो जिया जियानिंग को अच्छा भोजन मिल जाता था, इसलिए वह एक निवाले भोजन के लिए खुद को बेचना नहीं चाहती थी। ए की हैरान निगाहों का सामना करते हुए जिया जियानिंग ने कर्कश स्वर में कहा, मैं जल्द ही बाहर जा सकती हूँ। वे मेरे बदले मेरी चचेरी बहन को भेजने के लिए सहमत हो गए हैं। मेरी चचेरी बहन के आने पर मैं बाहर जा सकती हूँ। ये सुनकर ए ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। बाहर जाना, ये कैसे संभव है? उसने अनजाने में ही कह दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ आने वाली कोई भी महिला जिंदा नहीं जा सकती। ये सुनकर शिया जियानिंग थोड़ी कांप उठी और उसने घबराकर अपना सिर उठाया और आय की ओर देखा। उसे अवचेतन रूप से लगा कि आय की बात सही हो सकती है। भले ही वह जिया शिगे को धोखे से अपने पक्ष में कर ले, अपहरणकर्ता उसे जाने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, वह शुरू में पीले बालों वाले आदमी के उसे जाने देने के वादे से अभिभूत हो गई थी और उसने ठीक से सोचा भी नहीं था। अब शांत हो जाओ और सोचो, उसका और शिया शिगे का रिश्ता इतना खराब है, क्या शिया शिगे सच में आएगा? शिया जियानिंग ने इस बारे में दूसरे नजरिए से सोचा। उसे लगा कि अगर वह शिया शिगे होती तो वह निश्चित रूप से यहाँ नहीं आती। बाहर अब इतना खतरा है, भला कौन इतनी दूर आकर घर से भागे हुए चचेरे भाई को सांत्वना देने का जोखिम उठाएगा? अब शिया जियानिंग को बस यही उम्मीद है कि ईश्वर उस पर दया करे और शिया शिगे उसकी मदद करे ताकि वह शिया गुआकांग से संपर्क कर सके। चाहे कुछ भी हो जाए, शिया गुआकांग उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। शिया जियानिंग ने खुद को दिलासा देते हुए धीरे से कहा, मेरे पिताजी सरकारी विभाग में काम करते हैं, वो मुझे नजरअंदाज नहीं करेंगे। मैं जरूर बाहर निकल सकती हूँ, मैं जरूर। ये सुनकर ए ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने सोचा, अगर यह सरकारी विभाग है तो क्या हुआ? यहाँ कई सरकारी कर्मचारी आते हैं। हर बार जब वे आते हैं तो वे बहुत सारी लड़कियों को बुलाते हैं और यहाँ तक कि ड्रग्स भी लेते हैं, लेकिन मैंने उन्हें कभी किसी लड़की को बचाते हुए नहीं देखा। शिया जियानिंग के असहज चेहरे को देखकर ए केवल औपचारिकतावश ही कह सकी, सच में तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ वाकई बहुत अच्छे हैं। ए का इरादा जिया जियानिंग के सपने को अभी तोड़ने का नहीं था। आखिरकार जितनी ज्यादा उम्मीदें होती हैं उतनी ही ज्यादा निराशा होती है। जब जिया जियानिंग हताश हो जाएगी तब ए इसके बारे में सोचना बंद कर देगी और बस वहीं रुकी रहेगी। ये सुनकर शिया जियानिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, सच में पहले तो वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन जब से उन्होंने अपनी पत्नी से शादी की है सब कुछ बदल गया है। अब उन्हें सिर्फ अपनी पत्नी और बेटे से ही मतलब है। ये सुनकर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और जब उसने सोचा कि क्या हो रहा है तो उसने ताना मारते हुए सिर हिलाया और कहा, पसंद या नापसंद का क्या मतलब है? ये पुरुष हमेशा खुद को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी पत्नियां और बच्चे तो इनकी नजर में सिर्फ औजार हैं। जब शिया जियानिंग ने ए को ये कहते सुना तो उसने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ए को मानो कोई ऐसा मिल गया था जिससे वह अपने मन की बात कह सके और उसने गुस्से में जिया जियानिंग से कहा, मेरी माँ मेरे पिता की दूसरी पत्नी है। मेरे पिता की पहली पत्नी एक पुत्र को जन्म नहीं दे सकी, केवल एक पुत्री को जन्म दिया। बाद में मेरी माँ ने उन्हें एक पुत्र को जन्म दिया और उन्होंने मेरी माँ से विवाह कर लिया। उस समय वह मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे और मेरा नाम भी उनके प्यार का प्रमाण है। मेरे पिता का उपनाम ली है और मेरी माँ का उपनाम क्याव है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम लिया क्याव रखा। क्या यह नाम विशेष रूप से स्नेहपूर्ण नहीं लगता? लेकिन जब हम गर्म पानी के झरने पर गए तो उसने मुझे और मेरी माँ को बेच दिया। उसने हमें बेचकर मिले पैसों का इस्तेमाल किया और कहा कि वह अपनी असली पत्नी को ढूंढकर उससे दोबारा शादी करेगा। हमने चाहे जितना भी रोया और गिड़गिड़ाया, सब बेकार था। मेरा भाई घुटनों के बल बैठा था, उसके पैरों को पकड़े हुए था, उससे विनती कर रहा था कि वह हमारी माँ को न बेचे, लेकिन उसने इसके बजाय उसे पीट दिया। ये लोग जो कहते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, असल में झूठे हैं। क्या आपने नहीं सुना कि पति पत्नी एक ही जंगल के पक्षी होते हैं, लेकिन विपत्ति आने पर वे अलग अलग उड़ जाते हैं? तुमने अभी कहा कि तुम्हारे पिता को केवल उनकी वर्तमान पत्नी और बच्चे ही पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता की पत्नी और बच्चे भी शायद मेरी और मेरी माँ की तरह ही बनेंगे। शिया जियानिंग ली एकियाओ को हैरानी से देखती रही। ली एकियाओ बहुत दुबली पतली थी। वह दुबली पतली और छोटी थी और देखने में 16 साल से भी कम उम्र की लग रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने इतना कुछ झेला होगा। अपने ही परिवार द्वारा बेचा जाना कितनी दयनीय स्थिति थी। शिया जियानिंग इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाती थी। शिया जियानिंग की थोड़ी दया भरी निगाहों के नीचे ली एकियाओ ने कुछ गर्व के साथ कहा, लेकिन यही अच्छा है। अगर उसने मुझे पहले ही धोखा न दिया होता तो मैं यहाँ इस सुखमय जीवन का आनंद नहीं ले पाती। मेरे मौजूदा प्रदर्शन के हिसाब से मैं इस तिमाही के अंत तक एक कमरे में रहने लग सकती हूँ। लुलू नाम की वह लड़की जो पहले सोंग युहान के साथ आई थी, एक ही कमरे में रहती थी। क्योंकि लुलू दिखने में बेहद खूबसूरत है, उसका स्वभाव भी अच्छा है, उसकी त्वचा गोरी है और उसका प्रदर्शन भी अच्छा है, इसलिए उसे हर दिन ताजे फल, मांस, अंडे और दूध खाने को मिलते हैं। साथ ही सुंदर कपड़े और गहने भी मिलते हैं। इसके अलावा वह अब भी टीवी देख सकती है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर सकती है।
उसका जीवन आपदा से पहले जैसा ही है। ली एकियाओ को यह सोचकर ही ईर्ष्या होती है। ली एकियाओ ने सोचा कि अगर वह इस तरह का जीवन जी सके तो वह आपदा से पहले की तुलना में अधिक खुश होगी। एक आदर्श जीवन की कल्पना करते हुए ली एकियाओ ने कहा, मेरे पिता ने कहा कि वह अपनी पहली पत्नी को ढूंढकर दोबारा शादी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी पहली पत्नी और उनकी बेटी का अंत अच्छा होगा। उनकी पहली पत्नी मेरी माँ से भी बड़ी है और वह बूढ़ी और बदसूरत है। जब समय आएगा तो उसका अंत निश्चित रूप से मेरे और मेरी माँ के अंत से भी बदतर होगा। यह सोचकर ली एकियाओ को आखिरकार थोड़ी खुशी महसूस हुई। इतनी बातें कहने के बाद ली एकियाओ को लगा कि उसके और जिया जियानिंग के बीच एक दूसरे के लिए कुछ सहानुभूति है। उसने शिया जियानिंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। लड़की, शादी करने और किसी पुरुष के विवेक को ठेस पहुंचाने के बजाय यहीं रहो और मेरी तरह जीवन का आनंद लो। ली एकियाओ की बात सुनकर जिया जियानिंग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मेरा प्रेमी अब भी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। ये सुनकर ली एकियाओ ने अपने होंठ सिकोड़े और आंखें घुमाई और बोली, शुरुआत में मेरे पिताजी मेरी माँ के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरी माँ ने उनके लिए घर का काम और बच्चों की देखभाल करने में बहुत मेहनत की, लेकिन प्राकृतिक आपदा के बाद उन्होंने उसे खाने तक नहीं दिया। अब मुझे बस उन पुरुषों के साथ सोना पड़ता है और वे मुझे पैसे और खाना दे देते हैं, और मुझे उनके लिए कपड़े धोने, खाना पकाने या बच्चों की देखभाल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। शिया जियानिंग ने उसका खंडन करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे लगा कि ली एकियाओ ने उसे गुमराह किया है और वे दोनों एक ही तरह से नहीं सोच रहे हैं। जब ली एकियाओ जिया जियानिंग को यहीं रुकने और साथ में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए मनाना जारी रखना चाहती थी, तभी डिब्बे का दरवाजा बाहर से फिर से खुल गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वे चौंक गए और एक ही समय में दरवाजे की ओर देखा। ठीक उसी समय उन्हें जिया शिगे का भावहीन चेहरा दिखाई दिया। बिल्ली के निर्देशों का पालन करते हुए जिया शिगे कमरे नंबर 1108 से आग से बचने वाली सीढ़ी का अनुसरण करते हुए भूमिगत दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। शायद झाओ युफेंग और उसके आदमियों को यकीन था कि यह जगह भूमिगत है और ये महिलाएं भाग नहीं सकती, इसलिए लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे गुंडों के अलावा यहाँ ज्यादा लोग गश्त नहीं कर रहे थे। दोनों पुरुषों की अचंभित निगाहों के बीच जिया शिगे ने शांति से दरवाजा बंद कर दिया। जब शियाओ माओ किसी को ढूंढने के लिए तहखाने की दूसरी मंजिल पर आया तो उसे इस कमरे में केवल शिया जियानिंग ही मिली। उसे उम्मीद नहीं थी कि ली एकियाओ भी यहाँ मिलेगी। अभी अभी शिया शिगे दरवाजे पर खड़ी थी और उसने दोनों लोगों के बीच की बातचीत को धुंधला सा सुना। ली यादों की मृत्यु के बाद से वह अभी भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि क्या नाना और ली एकियाओ क्यों गायब थी। अप्रत्याशित रूप से ली याडोंग ने वास्तव में उन दोनों लड़कियों को सीधे बेच दिया। शिया शिगे को शांत भाव से अंदर आते देख शिया जियानिंग एक पल के लिए थोड़ी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि शिया शिगे सचमुच आएगी। चूंकि शिया शिगे यहाँ है, क्या मैं अब जा सकता हूँ? इससे पहले कि शिया जियानिंग कुछ कह पाती, ली एकियाओ कुछ कदम आगे बढ़ी और शिया शिगे के सामने खड़ी हो गई। ली एकियाओ के चेहरे पर हैरानी और खुशी का अजीब सा भाव था। शिया शिगे की उलझन भरी नजर देखकर उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें और तुम्हारी माँ को भी बेच दिया हो? शिया शिगे ने थोड़ा सा भुहें चढ़ाई, लेकिन ली एकियाओ के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे चौड़ी होती गई और वह वास्तव में थोड़ा उत्साहित लग रहा था। उसने आगे कहा, मुझे पता है, मेरी माँ और मुझे उसने बेच दिया था, और तुम्हारा और तुम्हारी माँ का भी अंत अच्छा नहीं होगा। हम तुमसे हारे नहीं है। ली एकियाओ की बातें सुनकर शिया शिगे अवाक रह गई। इस समय भी ली एकियाओ इस तरह की तुलना करने के मूड में थी। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? ली एकियाओ के चेहरे पर दिख रही उत्तेजना और पागलपन को अनदेखा करते हुए जिया शिगे सीधे जिया जियानिंग के पास गए और ठंडी आवाज में बोले, वो जियानिंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम घर से भाग गई हो और तुम्हें सांत्वना की जरूरत है? अब क्या हो रहा है? शिया जियानिंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि शिया शिगे सचमुच आ गई है। उसका और शिया शिगे का रिश्ता अच्छा नहीं था। अगर वह शिया शिगे होती तो वह निश्चित रूप से नहीं आती, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया शिगे सचमुच आ जाएगा। ये सोचकर जिया जियानिंग को जिया शिगे के प्रति कुछ हद तक कृतज्ञता महसूस हुई, लेकिन साथ ही साथ उसे बेचैनी और अपराधबोध भी हुआ। अपनी माँ वुमेन और पिता शिया गुआकांग से प्रभावित होकर शिया जियानिंग को शिया शिगे पसंद नहीं था, लेकिन यह सिर्फ नापसंदगी तक ही सीमित था। उसने कभी शिया शिगे को मरने देने के बारे में नहीं सोचा। शिया जियानिंग को भी पता था कि इस बार शिया शिगे को नुकसान पहुंचाने वाली वही थी, इसलिए उसने सवाल को टालते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं घर से भागने वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। शिया शिगे ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तो तुम्हें पता नहीं था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं और तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ मरने के लिए बुलाया? शिया जियानिंग का दिल गहरे अपराधबोध से भरा हुआ था। उसे शिया शिगे को जवाब देने का तरीका नहीं सूझ रहा था और वह हकलाते हुए बोली, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी तो वे मुझे अंग निकालने के लिए ले जाएंगे। मैं मरना नहीं चाहती। पिछले कुछ दिनों में जिया जियानिंग ने अपने साथ अगवा की गई लड़कियों को एक एक करके मरते हुए देखा। यह जिया जियानिंग के लिए बहुत बड़ा सदमा था, जो हमेशा एक हरे भरे वातावरण में पली बड़ी थी। इतना कहने के बाद जिया जियानिंग ने अब ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या वह जा सकती है। उसने बस अपना सिर रजाई से ढक लिया और धीरे धीरे रोने लगी। शिया शिगे ने ठंडी सांस ली। वह यह भी जानती थी कि शिया जियानिंग के पास कोई विकल्प नहीं था। वह बस ये पुष्टि करना चाहती थी कि क्या शिया जियानिंग ने उसे यहाँ आने के लिए मजबूर किया था। अगर शिया जियानिंग ने झाओ युफेंग के साथ मिलकर उसे नुकसान पहुंचाने की पहल की तो शिया शिगे इस बार उसे नहीं छोड़ेगा। आखिर यह दूसरी बार था जब शिया जियानिंग ने ऐसा किया था। एक दो बार तो ठीक है, लेकिन तीसरी या चौथी बार नहीं। शिया शिगे ऐसे खतरनाक व्यक्ति को अपने पास नहीं रखेगा। लेकिन अगर जिया जियानिंग को झाओ युफेंग ने मजबूर किया था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था, तो यह देखते हुए कि वह भी अपनी दादी की रक्त संबंधी है, जिया शिगे अपनी दादी की खातिर उसकी जान बख्श सकता है। लगता है कि जिया जियानिंग को इस स्थिति में मजबूर किया गया था, अन्यथा उसे इस जगह पर बंद नहीं किया जाता। उसके पीले चेहरे को देखकर लगता है कि उसे यातना दी गई होगी। अब उसे इस हालत में देखकर जिया शिगे को बस यही उम्मीद है कि जिया जियानिंग इस सबक से सीख लेगी और हेकिंग और उसके समूह से दूर रहेगी। पास खड़ी ली एकियाओ ने भी जिया जियानिंग की बातें सुन ली। उसने मन ही मन सोचा, लगता है जिया जियानिंग की पहले कही बात उसकी जगह उसकी चचेरी बहन को रख दो सच थी, और वह चचेरी बहन जिया शिगे ही थी। ली एकियाओ ने भुहें चढ़ा ली। पता चला कि ये दोनों चचेरे भाई बहन थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे वे दोनों समान रूप से परेशान करने वाले लगे, यहाँ तक कि उनका पाखंड भी बिल्कुल एक जैसा था। ये सोचकर कि जिया शिगे को ली यादव ने नहीं बेचा था,
ली एकियाओ ने जिया शिगे को पकड़ लिया और गुस्से से कहा, क्या मेरे पिता तुम्हारी माँ से सुलह करने गए थे? क्या वे मुझे और मेरी माँ को बेचकर मिले पैसे लेकर तुम्हारे पास आए थे? शिया शिगे की हैरान निगाहों के सामने ली एकियाओ ने शिया शिगे को घूरते हुए अनिच्छा से कहा, क्या तुम दोनों लड़कियों को लगता है कि तुम जीत गई हो? क्या तुम्हें बहुत घमंड है? मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जब मेरे पिता ने मेरी माँ को बेचा तो उन्होंने तलाक का प्रमाण पत्र तक नहीं लिया। शिया शिगे, अब तुम और तुम्हारी माँ रखैल हो। जब शिया शिगे ने यह सुना तो उसने तुरंत ली एकियाओ का हाथ झटक दिया। उसे ली एकियाओ के विचारों की पूरी समझ नहीं थी, इसलिए उसने व्यंग्य करते हुए जवाब दिया, ली एकियाओ, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ली एकियाओ की क्रोधित और अनिच्छुक निगाहों का सामना करते हुए जिया शिगे ने शांत भाव से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं और मेरी माँ कचरे के एक टुकड़े के लिए तुमसे लड़ेंगे? मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ली यादोंग मर चुका है और मेरी माँ ने उसे अपने हाथों से मारा है। ये सुनकर ली एकियाओ की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से कहा, तुमने क्या कहा? नहीं, यह असंभव है। ली एकियाओ को जिया शिगे की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि जिया शिगे ने उसे गुस्सा दिलाने के लिए ही ऐसा कहा था। इससे पहले कि शिया शिगे कुछ कह पाती, बिस्तर पर लेटी शिया जियानिंग ने घबराकर कहा, शश प्यार, चुप रहो, बाहर मौजूद उन बाघों और तेंदुओं को अपनी ओर आकर्षित मत करो। इस समय जिया जियानिंग के पास रोने का समय नहीं था और वह जल्दी से बिस्तर से उठ गई, यह उम्मीद करते हुए कि जिया शिगे और ली एकियाओ यहाँ झगड़ा नहीं करेंगे। ली एकियाओ ने अभी जो कहा उसे मिलाकर जिया जियानिंग ने भी इन दोनों लोगों के बीच के रिश्ते का पता लगा लिया। शिया गुआकांग अक्सर घर पर कहती थी कि शिया हुयेन एक त्यागी हुई महिला है जो अपने पति को अपने पास नहीं रख सकी, और शिया हुयेन जैसी तलाकशुदा महिलाएं परिवार के लिए कलंक हैं। इसलिए शिया जियानिंग को शिया हुयेन कभी पसंद नहीं आई और परिणामस्वरूप वह शिया शिगे को भी नीचा समझती थी। अब जब जिया गुआकांग ने पुनर्विवाह कर लिया है और उसका एक बच्चा भी है, तो जिया जियानिंग भी जिया शिगे जैसी ही स्थिति में आ गई है। उसे अचानक एहसास होता है कि उसने अतीत में बहुत बड़ी गलती की थी। ये सुनकर ली एकियाओ ने बस नाक सिकुड़ी और तिरस्कारपूर्वक कहा, कायर, वह तेंदुआ इधर नहीं आ सकता। शिया जियानिंग के भयभीत चेहरे को देखकर ली एकियाओ ने दुर्भावना से कहा, अगर तेंदुआ न भी आए तो भी तुम दोनों बहनें बच नहीं पाओगी। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि यहाँ आने वाली कोई भी औरत जिंदा नहीं जा सकती। तुम यहीं रहो और वेश्या बन जाओ। ये सुनकर शिया जियानिंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसने बेसुध होकर सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं वेश्या नहीं बनना चाहती। शिया शिगे ने भुहें चढ़ाकर ली एकियाओ की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, ली एकियाओ, क्या तुम खुश हो कि हम बाहर नहीं निकल सकते? क्या तुम खुद बाहर नहीं निकल सकती? क्या तुम्हें सच में यहाँ रहना और वेश्यावृत्ति करना अच्छा लगता है? ली एकियाओ ने बेपरवाही से नाक सिकुड़ी। शिया शिगे को घूरते हुए कहा, मैं अपना पेट पालने के लिए वेश्यावृत्ति करती हूँ, मुझे दोष देने का तुम्हारा क्या हक है? मुझे तुम दोनों बहनों का पाखंडी रवैया सबसे ज्यादा नापसंद है। अगर तुम वेश्यावृत्ति नहीं करना चाहती तो अपने अंगों की कटाई का इंतजार करो। ये सुनकर जिया जियानिंग जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बेजान थी और होठों को काटने से खून बह रहा था। वह बुदबुदाई, नहीं, मैं भी नहीं चाहती कि मेरे अंगों को निकाला जाए। मैं जीना चाहती हूँ। शिया जियानिंग के लगभग टूट जाने वाले चेहरे को देखकर शिया शिगे ने बेबसी से कहा, ठीक है, रो मत, मैंने अभी पुलिस को फोन किया है और पुलिस जल्द ही यहाँ पहुंच जाएगी। चिंता मत करो, तुम जरूर जिंदा बच जाओगी। रहकर जिया जियानिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके दिल में एक अनियंत्रित आनंद उमड़ आया। वह उत्साह से घुटनों के बल रेंगती हुई जिया शिगे के पैरों को पकड़कर बोली, सच में? क्या पुलिस हमें बचाने आएगी? मुझे मरना नहीं पड़ेगा। क्या मैं सुरक्षित बाहर निकल सकती हूँ? शिया शिगे झट से झुककर शिया जियानिंग को उठने में मदद करने लगी। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसके बगल में खड़ी एकियाओ ने हैरानी से कहा, पुलिस को बुलाना? पुलिस को कैसे बुला सकते हो? एकियाओ का दिल खतरे की घंटी से भर गया था। आखिरकार उसे वह जगह मिल गई थी जहां उसे पर्याप्त भोजन और पेय मिल सकता था और वह पुलिस को इसे नष्ट करने की अनुमति नहीं देगी। एकियाओ बाहर भागने ही वाली थी। वह भाई युआन को यह खबर बताना चाहती थी और उन्हें पहले से तैयारी करने के लिए कहना चाहती थी। इससे पहले जब वह हनहाई होटल में मेहमानों का स्वागत कर रही थी, तब पुलिस भी जांच करने आई थी। सौभाग्य से उच्च अधिकारियों को पहले ही सूचना मिल गई थी, इसलिए वे इस नए होटल में स्थानांतरित हो सके। एकियाओ खबर देने के लिए बाहर जाने को बेताब थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जिया शिगे पहले से ही तैयार था। एकियाओ के दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ही जिया शिगे 2 कदम आगे बढ़ा और दरवाजा रोक दिया। एकियाओ की अचंभित निगाहों के सामने जिया शिगे ने एकियाओ की बांह पकड़ी और उसे जमीन पर धकेल दिया। एकियाओ युवा और बहुत दुबली पतली थी, इसलिए जिया शिगे ने उसे नीचे दबा दिया और उसे हिलने डुलने में असमर्थ कर दिया। जब एकियाओ ने देखा कि वह खुद को छुड़ा नहीं सकती, तो उसने चीखने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जिया शिगे ने अपने दूसरे हाथ से उसका मुंह कसकर ढक दिया, जिससे उसकी चीख दब गई। शिया शिगे ने सदमे में खड़ी शिया जियानिंग से कहा, बस खड़े मत रहो, वह बाहर जाकर पुलिस को सूचना दे देगी। जल्दी से चादर लाओ और उसे उसमें लपेट दो। शिया जियानिंग बिस्तर की ओर दौड़ी, जल्दी से चादर खींची और एकियाओ की ओर भागी जो जमीन पर चादर से जूझ रही थी। शिया शिगे और शिया जियानिंग दोनों ही शियाओ एकियाओ से एक सिर लंबी थी। पतली दुबली भुजाओं और टांगों वाली शियाओ एकियाओ उनकी बाहों में अद्विकसित बच्ची जैसी लग रही थी। जल्द ही वे दोनों उसे एक पकौड़ी की तरह कसकर गले लगाने लगी। शिया जियानिंग को डर था कि शियाओ एकियाओ खुद को छुड़ा लेगी, इसलिए उसने रजाई उतारकर शियाओ एकियाओ को उसमें कसकर लपेट दिया और कोनों पर गांठ बांध दी। अब शियाओ एकियाओ खुद को छुड़ा नहीं सकती थी। एकियाओ को फर्श पर एक विशाल रेशम कीट के प्यूपा की तरह पड़ा देखकर जिया जियानिंग ने अपना स्वेटर उतारकर एकियाओ के मुंह में तब तक ठूसती रही जब तक कि वह और ढूंसी नहीं जा सकी। अब एकियाओ चाहे कितना भी चीखे, कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ये सब करने के बाद जिया जियानिंग कुछ थकी हुई महसूस करते हुए फर्श पर बैठ गई। उसने और शिया शिगे ने एक दूसरे को देखा और शिया शिगे ने चुपचाप दरवाजा खोला और बाईं ओर देखा। सौभाग्य से यहाँ के शोर ने किसी भी बदमाश को आकर्षित नहीं किया। हालांकि शिया जियानिंग और शियाओ एकियाओ के सामने शिया शिगे के लिए बिना जगह का खुलासा किए इन बदमाशों से निपटना मुश्किल होगा। शिया जियानिंग सदमे से उबर चुकी थी। वह अब भी सोच रही थी कि कुछ दिन पहले एकियाओ ने उसकी कितनी देखभाल की थी, इसलिए उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ उन्हें समझाने की कोशिश की। पुलिस हमें बचाने आई है, तुम जाकर उन लोगों को कैसे सूचना दे सकती हो? वे अपहरणकर्ता महिलाओं को इंसान तक नहीं समझते। आपको लगता है कि यहाँ अच्छा खाना पीना ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वे हिंसक हो गए तो वे आपको कभी भी मारकर दफना सकते हैं? तब तक तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप मर चुकी हैं।
एक्याओ ने अपने मुंह में स्वेटर ढूंस रखा था। वह बोल नहीं पा रही थी और केवल जिया जियानिंग को गुस्से से घूर रही थी। शिया जियानिंग एक्याओ की आंखों में व्याप्त घृणा से पूरी तरह अनभिज्ञ थी और उसे समझाती रही, यह रुकना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है। तुम धीरे धीरे विनाश की ओर बढ़ते जाओगे। इस साल तुम्हारी उम्र कितनी है? क्या तुम बालिग हो? तुम अभी भी बहुत छोटे हो। अगर तुम यहाँ रुके तो तुम्हारा जीवन यहीं बर्बाद हो जाएगा। एक्याओ लगातार जिया जियानिंग को घूरता रहा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने मन ही मन सोचा, दुनिया के दुखों से अनभिज्ञ एक युवती शिया जियानिंग को उसके बारे में ऐसा कहने का क्या अधिकार है? शिया जियानिंग और शिया शिगे चांदाओ होटल से निकलने के बाद घर तो जा सकी, लेकिन उसका क्या? उसे तो उसके पिता ने खुद बेच दिया था। होटल छोड़ने के बाद वह और कहां जा सकती थी? ये देखकर कि शिया जियानिंग अभी भी उसे मनाने की कोशिश कर रही है, क्याओ ने मन ही मन शिया जियानिंग को पाखंडी कहकर कोसा, अपनी आंखें घुमाई और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। क्याओ मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि पुलिस वाले इतने नासमझ होंगे, युआन भाई और बाकी लोग उसे किसी दूसरी जगह ले जाएंगे और उसके बॉस के अच्छे संपर्क होंगे और वह इस मामले को जल्द सुलझा लेंगे। तभी बाहर अफरा तफरी मच गई, जिसने क्याओ की कल्पना को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। हिलो मत, सब लोग नीचे बैठ जाओ, अपने हाथ ऊपर उठाओ, चारों तरफ से घिरे हुए हो। शिया शिगे और शिया जियानिंग ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में खुशी देखी। पुलिस यहाँ है। शिया शिगे द्वारा दिए गए सुरागों और जानकारी के आधार पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और चांगदाओ होटल में मौजूद अंडरवर्ल्ड गिरोह पर तुरंत काबू पा लिया। पुलिस की कार्रवाई से पहले झाओ हुईफेंग के गुप्तचर ने हमेशा की तरह उसे सूचना देने की कोशिश की और उसे जल्द से जल्द छिपने और कर्मियों को स्थानांतरित करने की व्यवस्था करने की याद दिलाई। हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। झाओ हुईफेंग का शरीर ठंडा पड़ चुका था और अब भी वह जमीन पर पड़ा है। नेता झाओ हुईफेंग की मौत हो चुकी थी और होटल में मौजूद अपहरणकर्ता और गुंडे नेतृत्वहीन हो गए थे, इसलिए जो होंग के नेतृत्व वाली सशस्त्र पुलिस ने उनका सफाया कर दिया। सशस्त्र पुलिस ने तुरंत प्रत्येक मंजिल पर कब्जा कर लिया, जांच की और शेष बलों को बाहर निकाल दिया। शिया शिगे के निर्देश पर सशस्त्र पुलिस की एक टीम तुरंत दूसरी और तीसरी भूमिगत मंजिल पर पहुंची और अपहरणकर्ताओं की प्रतिक्रिया करने से पहले ही छोटे कमरों में फंसी महिलाओं को बचा लिया। सशस्त्र पुलिस को आते देख जिया जियानिंग मानो जीवन रक्षक तिनके की तरह दौड़ पड़ी। वह बेसुध और उत्तेजित होकर चिल्लाई, मुझे बचाओ पुलिस अंकल, मुझे जल्दी बाहर निकालो। इस होटल में बहुत सारे राक्षस हैं और यहाँ बहुत सी लड़कियां मर चुकी हैं। शिया शिगे ने अंदर आई सशस्त्र पुलिसकर्मियों को ली एक्याओ की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि ली एक्याओ ने अपहरणकर्ताओं पर मुकदमा करने की कोशिश की थी। सशस्त्र पुलिस ने जिया शिगे की बातों को गंभीर चेहरे से सुना। रेशम के कीड़े के कोकून की तरह लिपटी हुई ली एक्याओ को अकेले बाहर ले गई और अपने साथियों को उससे विस्तृत पूछताछ करने का आदेश दिया। शिया जियानिंग और शिया शिगे को सशस्त्र पुलिस एक साथ बाहर ले गई और उन्हें पुलिस स्टेशन तक ले गई। ये कार्रवाई बेहद सुचारू रूप से संपन्न हुई। कुछ गुंडों को छोड़कर जिन्होंने विरोध करने की कोशिश की और सशस्त्र पुलिस द्वारा सिर में गोली मारकर मार दिए गए, बाकी सभी लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस स्टेशन में जिया शिगे ने जो होंग को चांगदाओ होटल की अपनी यात्रा की पूरी कहानी बताई। उसने पहले पुलिस को फोन करते समय जल्दबाजी में बात की थी, इसलिए इस बार जिया शिगे ने बहुत विस्तार से बताया। क्योंकि हेकिंग को वू जियानिंग और मैं पसंद नहीं थे, इसलिए उसने अपने मंगेतर झाओ हुईफेंग को वू जियानिंग का अपहरण करने और उसे चांगदाओ होटल ले जाने के लिए कहा और यहाँ तक कि उसे मुझे फंसाने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए भी कहा। होटल जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे धोखा दिया गया था। झाओ हुईफेंग ने मुझे जबरदस्ती वहां रुकने और वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया और यहाँ तक कि मेरे अंग निकालने की धमकी भी दी। जो होंग ने भौहें चढ़ाकर सुना, फिर मुड़कर अपने अधीनस्थों को हेकिंग को बुलाने का इशारा किया। शिया शिगे ने अपनी जेब से रिकॉर्डर और अन्य सामान निकाला और आगे कहा, यह झाओ हुईफेंग की अपहरण, मानव तस्करी और अंग तस्करी की स्वीकारोक्ति की मूल रिकॉर्डिंग है। अधिकारी जो, ये लोग वाकई जघन्य अपराधों के दोषी हैं। शहर में हाल ही में हुए अपहरण के अधिकांश मामले संभवतः इन्हीं लोगों के कारण हुए हैं। हालांकि झाओ हुईफेंग ने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे संदेह है कि हानहाई होटल का हे परिवार भी इस मामले में शामिल है। शिया शिगे जो होंग को केवल वही बता सकी जो वह जानती थी और अनुमान लगा सकती थी। जहां तक झाओ परिवार के पुलिस स्टेशन में तैनात गुप्तचर का सवाल है, झाओ परिवार और हे परिवार के बीच मिली भगत, झाओ परिवार को इतनी बंदूकें कहां से मिली और निकाले गए अंगों को अंततः कहां ले जाया गया, ये ऐसी बातें नहीं थी जिनमें एक आम नागरिक होने के नाते उसे दखल देने का अधिकार था और उसे पुलिस को धीरे धीरे जांच करने देना पड़ा। जो होंग ने सिर हिलाया और गंभीर भाव से जवाब दिया, चिंता मत करो, हमारी पुलिस पूरी तरह से जांच करेगी। इस बार समय पर सुराग देने के लिए हम सब आपके आभारी हैं। प्राकृतिक आपदा के बाद पुलिस बल की कमी का फायदा उठाते हुए इस गिरोह ने लोगों का अपहरण और तस्करी शुरू कर दी। शीर्ष नेताओं को इसकी भनक बहुत पहले लग गई थी, लेकिन वे बहुत गहराई में छिपे हुए थे और गुप्तचरों की मदद से जिन्होंने उन्हें सूचना दी थी, वे कई बार बच निकले। इस बार शिया शिगे द्वारा दिए गए सुरागों और सबूतों की मदद से हम आखिरकार लोगों के इस समूह को पकड़ने में सफल रहे। ये सोचते हुए जो होंग ने आह भरी और अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्होंने अपना पहले वाला औपचारिक लहजा छोड़ दिया और एक बड़े की तरह शिया शिगे से कहा, इस बार तुमने बहुत बड़ा जोखिम उठाया। अगली बार जब ऐसी कोई घटना हो तो खुद अंदर जाने की बजाय तुरंत पुलिस को बुला लेना। भले ही तुमने इस बार झाओ हुईफेंग और उसके अंगरक्षक को गोली मार दी, लेकिन अगर वह 10 अंगरक्षकों को साथ लाता तो क्या होता? तुम कैसे बच निकलती? क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? तुम अपने परिवार की इकलौती बेटी हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा परिवार कितना दुखी होगा। शिया शिगे ने जो होंग की बातें सुनी। वह मन ही मन जानती थी कि अधिकारी जो होंग ये सब उसके भले के लिए कर रहा है, इसलिए उसने केवल सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वह समझ गई है। उसने मन ही मन सोचा कि इस बार जब वह लॉन्ग आइलैंड होटल गई तो उसने झाओ हुईफेंग को मारकर बदला लिया और 2 पिस्तौलें भी हासिल कर ली। उसने खूब मुनाफा कमाया। रेड